बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज शुरू करेंगे मैग्नेटिज्म से का लेक्चर नंबर 1। और अब इसमें जो सबसे पहली चीज मैंने आपको पढ़ानी थी, सबसे पहली बात है कि हम मैग्नेट्स के बारे में अपना ओ लेवल का नॉलेज थोड़ा सा रिवाइज कर लें कि हमने ओ लेवल में क्या क्या चीजें पढ़ी हैं मैग्नेट्स के बारे में। हमने ओ लेवल में ये बात पढ़ी थी कि एक बार मैग्नेट होता है। अगर आप एक बार मैग्नेट लें तो हमने ओ लेवल में पढ़ा था कि उसका एक नॉर्थ पोल होता है और उसका एक साउथ पोल होता है। और उसका एक नॉर्थ पोल कौन सा नॉर्थ पोल कहलाता है और उसका कौन सा पोल साउथ पोल कहलाता है, वो ये है कि अगर आप एक, ये सीलिंग है, यहां से आप एक धागा लटकाएं और इसके साथ एक बार मैग्नेट को अगर आप सस्पेंड कर लें तो वो आफ्टर फ्यू वाइब्रेशंस, फ्यू वॉबलिंग्स, वो अपने आप को सेटल डाउन करता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। और उसका जो एक पोल है वो प्लेनेट अर्थ के जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है। इसको कहते हैं नॉर्थ पोल और नॉर्थ सीकिंग पोल। और ऑफ कोर्स उसका जो दूसरा पोल है वो प्लेनेट अर्थ के जियोग्राफिकल साउथ पोल की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, उसको हम साउथ पोल कह देते हैं। तो हमने ओ लेवल में ये बात पढ़ी थी कि एक मैग्नेट के दो पोल होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ये चीज हमने मैग्नेट और ओ लेवल में मैग्नेट्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने ये चीज भी पढ़ी थी कि एक वायर है, वो करंट जब कैरी करती है तो उसके गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। ये दो बातें थी जिनको हमने लेकर आगे चले थे और हमने अपना ओ लेवल का जो सारा नॉलेज है या मैट्रिक का जो सारा नॉलेज है वो इस बात पर बेस किया था कि जो एक बार मैग्नेट के ऊपर और एक वायर व्हेन इट कैरीज करंट, उसके गिर्द एक सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है। ये दो बातों के साथ हमने शुरू किया। उसके अलावा आपने इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड का एक आइडिया पढ़ा था। आए अब इन सारी बातों को हम वन बाय वन लेके चलते हैं और इसी नॉलेज को आगे एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है ए लेवल में, जो सबसे पहला पॉइंट जो मैंने आपको पढ़ाना है वो ये है कि एक जो आयरन से हम शुरू करेंगे। आपने पढ़ा, आपको पता है आयरन एक जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल है। आयरन जो है वो मैग्नेट से अट्रैक्ट और रिपेल होता है। तो हम आयरन से स्टार्ट लेंगे। आयरन में, आयरन के अंदर जो आयरन का एक एटम है वो भी टाइनी मैग्नेट होता है। आयरन का एक एटम भी टाइनी मैग्नेट होता है। उसका भी एक नॉर्थ पोल होता है और उसका एक साउथ पोल होता है। आयरन का एक एटम भी मैग्नेट होता है। ठीक है, अब ये चीज जो मैं बना रहा हूं एरो, तो एरो के हेड को आप नॉर्थ पोल समझें और इसको आप साउथ पोल समझें, उसके टेल को। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। और यूं अगर आप उसको एरो लगा दें तो ये एरो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है, उसकी टेल साउथ पोल और एंड हेड जो है नॉर्थ पोल को रिप्रेजेंट करता है। तो आयरन के बहुत सारे एटम्स जो हैं, आयरन के बहुत सारे एटम्स इस तरह से इकट्ठे होते हैं कि उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है सारों का वो एक डायरेक्शन में होता है। और उनका जब सबका मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में है तो वो मिलकर एक टाइनी मैग्नेट बन जाता है। दिस ग्रुप ऑफ atoms whose magnetic field is aligned in one direction is called domain. इसको डोमेन कहते हैं, डोमेन, या इसको अगर आप कैपिटल डी से लिखें तो डोमेन। तो इस तरह से है कि ये एक एटम है आयरन का, ये एक और एटम है, ये एक और एटम है, ये एक और एटम है, ये एक और एटम, ये एक और एटम। इसका मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, 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 इसका भी और इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ। तो ये मिलकर एक ग्रुप ऑफ आइटम है जो जिसको डोमेन कहते हैं। और ये एक टाइनी मैग्नेट है। ये क्या है? एक टाइनी मैग्नेट है।
ये जी एक टाइनी मैग्नेट, ये क्या है, एक टाइनी मैग्नेट, ठीक है। और ये डोमेन है, डोमेन कहलाता है। डोमेन इज अ ग्रुप ऑफ एटम्स ऑफ आयरन विच आर मैग्नेटाइज्ड इन वन डायरेक्शन। तो ये डोमेन हो गया। अब किसी भी सॉफ्ट आयरन बार में, किसी भी सॉफ्ट आयरन बार में जो मुख्तलिफ ग्रुप ऑफ एटम्स हैं, उनकी मैग्नेटिज्म डिफरेंट डायरेक्शन में होती है। मिसाल के तौर पर यहां पर कोई ग्रुप ऑफ एटम्स हैं जिनका सारा मैग्नेटिज्म इस तरफ है। ये एक और ग्रुप ऑफ एटम है जिसका मैग्नेटिज्म सारा इस तरफ है। ये एक और ग्रुप ऑफ एटम है जिसका मैग्नेटिज्म सारा इस तरफ है। यहाँ पर कोई और ग्रुप ऑफ एटम है जिसका मैग्नेटिज्म इस तरफ है। कोई और ग्रुप ऑफ एटम है जिसका मैग्नेटिज्म इस तरफ है। ये एक और कोई ग्रुप ऑफ एटम है जिसका मैग्नेटिज्म इस तरफ है। तो ये डोमेन्स हैं, ये सारे डोमेन्स डिसअलाइंड हैं। और ये इस तरह डिसअलाइंड हैं कि इन सारों का मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, और यूं सॉफ्ट आयरन बार अनमैग्नेटाइज्ड होती है। तो सॉफ्ट आयरन बार के अंदर मैग्नेटिज्म होता है, सॉफ्ट आयरन बार के अंदर मैग्नेटिज्म होता है, मगर उसमें जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ एटम्स हैं उनके मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। यानी जिस तरह मैंने कहा ना, ये जरूरी नहीं कि ये परफेक्टली, मतलब मैंने जिस तरह पहले बनाया था कि जी यूं बना दिया मैंने इस तरह करके। इसमें देखें कि इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं, इसका मैग्नेटिक फील्ड यूं, इसका यूं, इसका यूं, इसका यूं, इसका यूं, इसका यूं, तो इसका इस तरह से, इस तरह से यूं। तो ये मैंने इसके रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में बनाया है। अगर आप, ये जरूरी नहीं, ये बड़े डिसअलाइंड भी हो सकते हैं, मतलब डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक ग्रुप डोमेन ऐसा हो सकता है, कोई डोमेन ऐसा, कोई इस तरह यूं, मुख्तलिफ इनकी शेप्स हो सकती हैं, मुख्तलिफ साइजेस हो सकते हैं इन डोमेन्स के। अब ये डोमेन है, इसका मैग्नेटिज्म इस तरह हो, इसका इस तरह हो, इसका इस तरह हो, इसका इस तरह हो, इसका इस तरह, इसका ऐसे, इसका ऐसे, इसका यूं, और यूं मुख्तलिफ डायरेक्शंस में डोमेन्स एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दें। तो सॉफ्ट आयरन बार के जो डोमेन्स होते हैं वो सारे जो हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। आगे चलते हैं, हमारी अगली बात शुरू होती है। जब एक सॉफ्ट आयरन बार को एक बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, जब एक सॉफ्ट आयरन बार को एक बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उसके सारे डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। उसके सारे डोमेन्स क्या हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। उसके सारे डोमेन्स अलाइन हो जाने से क्या होता है, सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बन जाता है। जब एक सॉफ्ट आयरन बार को किसी बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उस स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के एक्शन से उसके सारे डोमेन्स जो हैं अलाइन हो जाते हैं और वो मैग्नेटाइज हो जाती है, और उसका ये एंड साउथ पोल बन जाएगा और ये एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसका मतलब है कि डोमेन्स ऑफ सॉफ्ट आयरन अलाइन एंड ओवरऑल द सॉफ्ट आयरन बार बिकम्स अ मैग्नेट। ठीक है कि नहीं। अभी आप देखेंगे मैं बार बार सॉफ्ट आयरन का लफ्ज यूज कर रहा हूं, मैं अभी बाद में आता हूं कि बाकी मटेरियल्स किस तरह से बिहेव करते हैं। तो ये जी सॉफ्ट आयरन बार थी, जिसके अंदर मैंने सबसे पहली बात आपको बताई कि आयरन का एक एटम भी मैग्नेट होता है, और उसका भी एक नॉर्थ पोल होता है और उसका भी एक साउथ पोल होता है। बहुत सारे एटम्स जो हैं वो अलाइन हो जाएं, बहुत सारे एटम्स क्या हों, अलाइन हो जाएं यूं करके, और उनके मैग्नेटिज्म एक सबके एक डायरेक्शन में, सब डायरेक्शन उन सारों के मैग्नेटिज्म एक डायरेक्शन में हो, तो वो ग्रुप ऑफ एटम डोमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, डोमेन। तो टाइनी डोमेन्स होते हैं, एटम्स के ग्रुप होते हैं जो मैग्नेटाइज्ड इन वन डायरेक्शन होते हैं। फिर मैंने अब बात कही कि सॉफ्ट आयरन बार जो होती है उसमें मुख्तलिफ डोमेन्स मुख्तलिफ डायरेक्शंस में अलाइंड है, मुख्तलिफ डोमेन्स मुख्तलिफ डायरेक्शंस में क्या है, अलाइंड है, और इस तरह से अलाइंड है कि उनका मैग्नेटिज्म कैंसिल हो जाता है, और वो एज ए मैग्नेट बिहेव नहीं करते। जब आप उसी सॉफ्ट आयरन बार को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो अंडर द एक्शन ऑफ दैट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इसके सारे डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं। ये कैसे अलाइन होते हैं, जिस तरह ऐसे, जैसे आपको पता है कि ये प्लॉटिंग कंपास की नीडल है, यूं, ये प्लॉटिंग कंपास की नीडल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है। तो वैसे इसकी नीडल भले इस तरह से हो, भले इस तरह से हो, ठीक है, मगर जब उसी को ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल इस तरह रखें, तो वो
उसका जो वो नीडल है वो इस तरह से अलाइन हो जाती है, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल इस तरह से। तो इसका मतलब ये है कि यूं वो मतलब क्या कहते हैं अलाइंड हुई हुई होती है, और उसका जो साउथ पोल है वो नॉर्थ पोल की तरफ, यानी वो अपनी टेल्स नॉर्थ पोल की तरफ कर लेती है और अपना एरो हेड जो है साउथ पोल की तरफ कर लेती है। जिस तरह प्लॉटिंग कंपस अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लेती है, इस तरह जब सॉफ्ट आयरन बार को एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, तो मैं यहां तक कहूंगा कि उसके सारे एटम्स इस तरह अलाइंड हो जाते हैं। उसके सारे एटम्स, जब सारे एटम्स अलाइंड होते हैं तो उन एटम्स के ग्रुप्स भी अलाइंड हो गए, तो गोया डोमेन्स अलाइन हो गए, और सारे डोमेन्स जब अलाइन हो गए तो सॉफ्ट आयरन क्या बन गई, मैग्नेट बन गई, और उसका ये एंड साउथ पोल कहलाता है और उसका ये एंड क्या कहलाएगा, नॉर्थ पोल कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, हर वो चीज जिस तरीके से ये एटम्स वाइब्रेट करके अपनी ओरिएंटेशन खराब करें, वो सारे काम मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करते हैं। पहला है हीटिंग। अगर आप मैग्नेट को सॉफ्ट आयरन बार को गर्म करें, तो गर्म करने से क्या होता है, उसके एटम्स वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं। जब उसके एटम्स वाइब्रेट करते हैं तो उनकी अलाइनमेंट एक तरफ को रह ही नहीं सकती। इम्पॉसिबल है कि सॉफ्ट आयरन के सारे एटम एक खास डायरेक्शन में अलाइंड रहें, वो नहीं रहेंगे। तो जो हीटिंग का पर्पस, हीटिंग है, हीटिंग है सॉफ्ट आयरन बार। एक सॉफ्ट आयरन बार को आप जब भी गर्म करेंगे तो उसके डोमेन्स, उसके एटम्स डिसअलाइन हो जाएंगे और वो मैग्नेटाइज नहीं रहेगी। तो हीटिंग का फैक्ट उसकी मैग्नेटिज्म को खराब करता है। हीट जितना ही, और जिस टेम्परेचर पे जाकर उसका सारा मैग्नेटिज्म खत्म हो जाए और प्योरली डिसअलाइनमेंट हो जाए सारे एटम्स की, सारे एटम्स इस तरह अलाइन हो जाएं कि एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर रहे हों, उस टेम्परेचर को क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। हीटिंग से भी उसकी एटम्स की डिसअलाइनमेंट होती है, हैमरिंग से भी होती है। आप एक सॉफ्ट आयरन को अगर बहुत ज्यादा हथौड़े मारेंगे तो हैमरिंग करने से भी उसके एटम्स की जो अलाइनमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो थोड़ी देर बाद इधर उधर वाइब्रेट करते हैं और उसके सारे एटम्स अनअलाइंड हो जाते हैं। कोई इधर हो जाता है, कोई इधर हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है, कोई ऐसे हो जाता है। एज अ रिजल्ट वो सॉफ्ट आयरन मैग्नेट नहीं रहता। और ड्रॉपिंग, बार बार मैग्नेट को गिराने से भी मैग्नेट की मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। ठीक है, बार बार मैग्नेट को गिराने से भी उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है, ड्रॉपिंग से भी उसकी मैग्नेटिज्म खत्म हो जाती है। ठीक है। फिर इसी तरह से ब्रेकिंग, यानी इस तरह से कि ये अगर आप सॉफ्ट आयरन बार है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, आप इसको तोड़ दें, आप इसको क्या कर दें, तोड़ दें, तो यहां पर इसका ये एंड तो नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा, मगर ये दोनों मैग्नेट्स जो हैं इस मैग्नेट की निस्बत वीक होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें अलाइनमेंट ज्यादा बेहतर थी, इसमें अलाइनमेंट थोड़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ब्रेकिंग का एलिमेंट भी जो है वो उनकी अलाइनमेंट को डिस्ट्रॉय करता है, खराब करता है, और सॉफ्ट आयरन मैग्नेट नहीं रहता। अच्छा, अब आप लोग एक चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो मैं बताना चाहता हूं, वो ये है कि मैग्नेटिज्म जो है, मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बायपोलर ही है। मैग्नेटिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो बायपोलर, दो पोल्स वाला है, या आप उसको डायपोल कह सकते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये अगर आपके पास सॉफ्ट आयरन बार है, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, अगर आप इसको तोड़ देते हैं तो ऐसा नहीं है, अगर आपने इसको तोड़ दिया, इस तरह करके आपने इसको तोड़ दिया, आपने इसको ऐसे तोड़ दिया, ऐसा तोड़ देने से क्या होगा, इसका ये एंड, ये ऐसा नहीं होगा कि ये एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल बन जाए और ये आइसोलेटेड साउथ पोल, सॉरी, ये एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल बन जाए और ये एक आइसोलेटेड साउथ पोल बन जाए, ऐसा नहीं होगा। यानी आप कभी भी एक आइसोलेटेड नॉर्थ पोल नहीं बना सकते। आइसोलेटेड नॉर्थ पोल, ये इम्पॉसिबल टू ऑब्टेन, ये कभी भी नहीं मिलेगा आपको। क्यों बोला? क्योंकि इसका एंड, ये एंड साउथ पोल बन जाएगा और ये इसका नॉर्थ पोल बन जाएगा। अब अगर आप इस मैग्नेट को मजीद तोड़ें, इस तरह से करें, शायद ये साउथ पोल बन जाए और ये नॉर्थ पोल बने, तो ऐसा नहीं होगा। इसका भी ये एक साउथ पोल होगा और इसका भी ये एंड नॉर्थ पोल होगा और ये एंड साउथ पोल होगा। करते करते आप एक एटम तक आ जाएं, तो एक एटम में भी एक एंड उसका नॉर्थ पोल होगा और एक एंड उसका साउथ पोल होगा,
और आप इससे भी आगे एक इलेक्ट्रॉन तक आ जाएं, तो एक इलेक्ट्रॉन की भी एक साइड नॉर्थ पोल होती है और उसका एक साइड साउथ पोल होती है। इलेक्ट्रॉन भी टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बायपोलर है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? वो बायपोलर है, उसमें आप एक पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते। अब मैं बात आपको बताता हूं कि मैं बार बार सॉफ्ट आयरन का जिक्र क्यों कर रहा था। सॉफ्ट आयरन जो है उसकी डेंस वो इजीली बेंड किया जा सकता है, उसकी शेप चेंज की जा सकती है। सॉफ्ट आयरन में एटम्स की अलाइनमेंट इजीली पॉसिबल है। सारे एटम्स, सारे ग्रुप ऑफ एटम्स, उनका मैग्नेटिज्म एक डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है और उनका एक एंड साउथ पोल बन जाएगा और उनका दूसरा एंड नॉर्थ पोल बन जाएगा। इसके बरक्स आप स्टील को ले लें। स्टील क्या है? स्टील भी सारे का सारा आयरन से ही बना हुआ है, लेकिन स्टील एक हार्ड मटेरियल, स्टील एक क्या है? हार्ड मटेरियल है। और स्टील के एट डोमेन्स जो हैं दे आर डिफिकल्ट टू अलाइन। तो स्टील इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज बिकॉज स्टील के एटम्स की ओरिएंटेशन एक डायरेक्शन में करना मुश्किल है। लेकिन स्टील जब एक दफा मैग्नेट बन जाए किसी भी तरीके से, तो उसके एटम्स जो हैं वो एक डायरेक्शन में अलाइंड रहते हैं और वो अपना मैग्नेटिज्म रिटेन करता है। स्टील को अगर आप हीट करें या स्टील के ऊपर हथौड़े मारें या स्टील को बार बार गिराएं, तो उसका मैग्नेटिज्म कंपेयर टू सॉफ्ट आयरन काफी देर बाद जाएगा। तो स्टील इज डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज बट इट इज डिफिकल्ट टू डीमैग्नेटाइज एज वेल। ठीक है, तो सॉफ्ट आयरन और स्टील का कंपैरिजन आपने ओ लेवल में पढ़ा था और बाज टीचर्स ने आपको डिटेल में डोमेन्स का कॉन्सेप्ट और इंडिविजुअल एटम के मैग्नेटिक होने का आपको बताया होगा। यहां तक हम अपनी जो है ना ये पॉइंट हमारा यहां तक जो सामने पड़ा, ये ओ लेवल के साथ इसका लिंक इस्टेब्लिश हो रहा है। आगे चलते हैं, हम अब अगली बात करते हैं। सॉफ्ट आयरन और स्टील का कंपैरिजन आपने ओ लेवल में पढ़ा था, मैं वैसे जल्दी जल्दी दोहरा देता हूं कि सॉफ्ट आयरन इट इज इजी टू मैग्नेटाइज, ये पहला पॉइंट था। इट मैग्नेटाइजेस टू वेरी ग्रेट एक्सटेंट and it loses its magnetism easily, and steel is used in places where rapid magnetization and demagnetization is done. Okay, steel is difficult to magnetize, it's difficult to align its domain, and once steel is domains of the steel are aligned, it becomes magnetizes, it becomes a magnet, but its magnetism, it magnetizes to lesser extent. And when you remove any magnetic field or anything else, the steel still remains a magnet. It is difficult to demagnetize the steel. ये बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह बाज लोग ऐसे होते हैं जिनको कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब वो कन्विंस हो जाएं और किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू पर अपना वो रख लें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू में रख लें, तो फिर उस पे कन्विंस्ड रहते हैं, उसको फिर बार बार चेंज नहीं करते। बाज लोग होते हैं जो बड़ी अजीब, बड़ी ना उनकी शेकी सी तबीयत होती है, वो बड़ी स्ट्रांगली किसी एक तरफ मोटिवेट हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर बाद उनका मोटिवेशन लेवल एकदम डाउन भी हो जाता है। तो सॉफ्ट आयरन उसी तरह का मटेरियल है कि इट स्ट्रांगली मैग्नेटाइजेस but it loses its magnetism very easily when you remove the magnetic field due to which it became magnet. अच्छा जी, स्टील और सॉफ्ट आयरन के कंपैरिजन के बाद हम आगे चलते हैं और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड by using the idea of magnetic lines of field. Properties of the magnet. Properties of magnet and magnetic field can be best understood by using the idea of magnetic lines of field. ये आपने ओ लेवल में की थी, जिनको हम अब MLF कहेंगे। इन फर्दर राइटिंग इनको हम MLF कहेंगे। MLF से मुराद मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड।
आए हम सबसे पहले देखते हैं कि ये आपके पास एक बार मैग्नेट, ये उसका साउथ पोल है, ये उसका नॉर्थ पोल है। आपने पढ़ा है कि जनाब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं ट्रेवल करती है फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। यू नो इट फ्रॉम योर ओ लेवल नॉलेज। ये और आप इस तरफ को भी इन्हें बना सकते हैं, इस तरह से यूं, और इस तरह आपने इस तरफ भी बनाई होंगी। लेकिन ये आधी बात, ये बात क्या है? आधी बात। इसका क्या मतलब है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ट्रेवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट। So let me write it. The very first point that I want to say is that magnetic lines of field travel from north pole to south pole outside the magnet. ठीक है, इनसाइड क्या होता है? इनसाइड यही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड साउथ से नॉर्थ ट्रेवल कर रही है। ब्लू में मैंने आपको इनसाइड बिहेवियर दिखाया है। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही है, फिर ये यूं जा रही है, फिर ये यूं जा रही है, इस तरह से, ठीक है क्या? और इधर से ये यूं, ये यूं, इस तरह से। तो इसका मतलब है इनसाइड द मैग्नेट, इनसाइड द मैग्नेट MLF, MLF क्या है? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ट्रेवल फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। ये पहली बात मैंने आपको बतानी थी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, ठीक है। और इसको कहते हैं मैग्नेटिक लूप। ये जो एक ऐसे करके यूं जा रही है ना, ये चीज क्या कहलाती है? मैग्नेटिक लूप। ये जो यूं मूवमेंट है इसकी, इसे मैग्नेटिक लूप कहते हैं। हाँ, एक और डायग्राम देखें। एक मोटर की इंटरनल डायग्राम कैसी होती है? ये फर्ज करें कि एक मोटर की इंटरनल डायग्राम जो करके, ये मोटर है, ये इसकी आउटर बॉडी है, ये इस तरह से, ये इसकी आउटर पेरिफेरी है, ठीक है कि नहीं? ये यूं कर, ये मोटर के अंदर क्या है? आर्मेचर, ठीक है। आए अब देखें इसमें मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड किस तरह मूव करते हैं। मैंने आपको रेड से बताया था कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ जाती है, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से क्या जाती है? साउथ। आउटसाइड द मैग्नेट ये नॉर्थ से साउथ है, ठीक है कि नहीं? यूं दिखा रहा हूं मैं आपको। लेकिन इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, और ये एक पूरा पाथ मैग्नेटिक लूप कहलाएगा, ठीक है कि नहीं? ये यूं, यूं, ये डायरेक्शन है इसकी, ठीक है। इसी को आप अगर एक यू शेप्ड मैग्नेट में देखें, देखें एक यू शेप्ड मैग्नेट आपके सामने बनाता हूं। ये यू, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल। तो यहां से आप देखें तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही है। मैं बहुत सारी नहीं बना रहा, सिर्फ दो बना रहा हूं। तो ये आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द मैग्नेट ये साउथ से लेकर ये यूं, इस तरह से, ये यूं, ये। तो ये इसे मैग्नेटिक लूप कहते हैं। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड के टोटल पाथ को मैग्नेटिक लूप कहते हैं। तो मैं सेकेंड पॉइंट ये लिख देता हूं कि टोटल फुल पाथ
of magnetic lines of field is called magnetic loop. और एक मजे की बात आपको बताऊं कि मैग्नेटिक फील्ड्स के लिए यहां से यहां जाने में कम एनर्जी खर्च होती है, यहां से यहां जाने में ज्यादा एनर्जी खर्च होती है. तो मैं आप यहां से कहूंगा कि magnetic lines of field require less energy to pass in from interior of the soft iron, and they spend or waste more energy when they travel from north to south outside the magnet. तो ये हो गया जनाब. अब हम अगली बात करते हैं थर्ड पॉइंट ये है, ये सारा कुछ ओ लेवल से आपने कंटिन्यूशन चल रही है आपकी, कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड नेवर इंटरसेक्ट. आप जब भी कभी भी मैग्नेटिज्म का पैटर्न बनाएंगे, आप ऐसे दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को कभी टच करते नहीं दिखाएंगे. अगर आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को टच करते दिखाएंगे तो एग्जामिनर आपके मार्क्स काट लेगा. ठीक है. टच करने का मतलब ये है कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस तरफ इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ भी है और इस तरफ भी है. एक मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शंस नहीं होती, कभी भी दो डायरेक्शंस नहीं होती. ये बात गलत है. इसी तरीके से आप मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को इंटरसेक्ट करते नहीं दिखाएंगे. आप कभी भी ये नहीं दिखाएंगे कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड यूं जा रही है. अगर आपने दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इस तरह से कट करते दिखाया तो वही बात आ जाती है. आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की ये डायरेक्शन भी है और ये डायरेक्शन भी है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड की या किसी फील्ड की डेफिनेशन के अगेंस्ट है. किसी भी फील्ड की एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस नहीं होती. आपने जब भी बनाना है, जिस तरह फर्ज करें मैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जब बना रहा था तो यहाँ पर ये देखें, ये मेरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इसको ऑलमोस्ट टच कर रही थी. ये टेक्निकली गलत है. अगर मेरे से कोई सीनियर बंदा मेरा मैग्नेटिक फील्ड बनाया और मुझे देखेगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, तो वो मुझ पर एतराज कर सकता है कि यहाँ पर आपने गलती की है, आपको दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को टच करते हुए नहीं दिखाना चाहिए था. ठीक है, ये गलती हुई. तो अच्छा जी, ये आप बात हो गई जी पॉइंट नंबर 3. ठीक है. अब चौथा पॉइंट आ जाता है, और चौथा पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड टेंड टू रिपेल ईच अदर साइडवेज. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड MLF टेंड टू रिपेल ईच अदर साइडवेज. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड टेंड टू रिपेल ईच अदर साइडवेज. कैसे भला? ये एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही है, ये एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही है, तो ये दोनों मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को रिपेल करेंगे. और अगर इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को कोई आसानी मिले तो ये इस तरफ को मूव करना पसंद करेगी. ठीक है कि नहीं? ये एक ही सूरत में पैरेलल चलेंगी. वो पूछें वो क्या, कि ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जा रही थी, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड भी यूं जा रही थी. ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं, लेकिन इधर भी एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है और इधर भी एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है. ये वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इसकी रिपल्शन की वजह से इधर होना चाहती है, मगर इधर भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड उसे रिपेल कर रही है. और ये वाली मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं जाना चाहती है, लेकिन इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सीधी जा रही है. तो दैट इज द ओनली वे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कैन रन पैरेलल. अदरवाइज ये एक दूसरे को साइड वाइज रिपेल करती हैं. और ये अगर ज्यादा करीब हो, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ज्यादा करीब हो, तो ये रिपल्शन ज्यादा होती है. और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे से दूर हो तो ये रिपल्शन कम होती है. अब आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर ये आपने बड़ी अजीब बात की है, कैसे ये रिपल्शन होती है? तो ये चीज देखें, ये नॉर्थ पोल है किसी मैग्नेट का, ये इसके सामने आपने एक और नॉर्थ पोल, यूं यहाँ भी नॉर्थ पोल है. फर्ज करें मैग्नेट है यूं, और यहाँ पर भी एक मैग्नेट है. ठीक है. अब इसकी जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है वो जाना तो सीधा जाती थी, लेकिन इसकी रिपल्शन की वजह से सारी बेंड कर गई हूं इस तरफ, ऐसे ऐसे बेंड कर गई. ठीक है. अब उसकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड भी इसकी रिपल्शन की वजह से साइड वाइज यूं रिपेल कर, यूं बेंड कर गई. अब होगा क्या, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को रिपेल करती, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड एक दूसरे को रिपेल करती. इसी इनकी जो ये एक दूसरे से, इसको मैं ऐसे बनाई, देखिए मेरी हाथों की उंगलियों को देखें, ये एक साइड वाइज रिपल्शन से ये दोनों उंगलियां दूर हटने की कोशिश करती. ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को रिपेल करती है, ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को रिपेल करती है. इसी रिपल्शन में
इन दोनों मैग्नेट्स को इस तरफ को फोर्स फील होता है, और अगर तो ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़े हैं और इनका मास इतना ज़्यादा नहीं है तो ये दोनों पीछे हट जाएंगे, और पीछे हटेंगे एक दूसरे को रिपेल करेंगे ताकि इनकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड थोड़ी सीधी हो जाएंगी, और ये सफिशिएंट डिस्टेंस पे पीछे हटेंगे ताकि इनका मैग्नेटिक लूप डिस्टर्ब ना हो और इनकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को बहुत ज़्यादा बेंड ना होना पड़े। तो आपने देखा इस हालत से ये इस हालत में आना पसंद करती। ये एक मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है इनकी। इनकी जो ये साइड वाइज रिपल्शन है, ये वाला पॉइंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस पॉइंट को हम यूज करके बहुत सारी बातें आगे एक्सप्लेन करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हम इसी बात पर लेकर इसको लेकर आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा जी, आगे देखें। उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड टेंड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड टेंड टू ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो ये किस तरह से होगी? ये इस तरह से होगी कि कभी भी ना आप ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएंगे। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड अननेसेसरली यूं नहीं होती कभी भी, और हमेशा स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करती हैं। अगर वो उनको मुड़ना भी पड़े किसी रिपल्शन की वजह से तो वो इस तरह से करेंगी। आप ऐसे करके यूं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को यूं बेंड होता हुआ नहीं देखेंगे। तो ये दे नेवर डू सच काइंड ऑफ स्टीप स्पाइकी बेंडिंग। तो ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करना पसंद करती हैं, और अगर ये गोल भी घूमे तो एक परफेक्ट से पैटर्न में गोल घूमेंगी। ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, ये उनकी एक प्रॉपर्टी है, ठीक है कि नहीं। आगे चलते हैं। वो ये है बात कि मैग्नेटिक लाइंस की प्रॉपर्टी नंबर कितनी होगी जनाब? 5। छठी प्रॉपर्टी देखें आप क्या है। छठी प्रॉपर्टी ये है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड टेंड टू शॉर्टन अप देयर पाथ इन एयर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये देखिए, ये एक मैग्नेट है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये उसके सामने साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल, ठीक है। अब ये एक मैग्नेटिक फील्ड यूं बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो हैं एक खिंचे हुए इलास्टिक बैंड की तरह एक्ट करती है। जिस तरह फर्ज करें ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये कोई एक और ऑब्जेक्ट है, और ये एक रबर बैंड है। इस रबर बैंड को मैं खींच के यूं जोड़ दूं तो रबर बैंड के अंदर टेंशन यूं डेवलप होगी, और रबर बैंड का दिल करेगा कि ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के करीब आ जाएं, ताकि रबर बैंड अपना जो है ना वो पाथ, अपनी लेंथ छोटी कर सके। या बिल्कुल ऐसी जैसे फर्ज करें ये कोई स्प्रिंग था और ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक और ऑब्जेक्ट है। आपने खींच के इनके दरमियान एक स्प्रिंग बांध दिया जो खिंचा हुआ स्प्रिंग, तो स्प्रिंग इन दोनों पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा ताकि वो अपनी नेचुरल लेंथ को रीगेन कर ले। तो अगर तो वो ऑब्जेक्ट उनके मास कम हुए और नीचे फ्रिक्शन ना हुई और स्प्रिंग का लगाया हुआ फोर्स एनफ हुआ, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे ताकि स्प्रिंग को असिस्ट कर सकें कि वो अपनी नेचुरल लेंथ रीगेन करे। बिल्कुल इसी तरह से ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड भी एक खिंचे हुए इलास्टिक बैंड की तरह एक्ट कर रही हैं। और मैंने कहा था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को एयर में गुजरने में मुश्किल पेश आती है बनिस्बत इनसाइड द मैग्नेट। तो ये कोशिश क्या करेंगी? ये कोशिश करेंगी कि अपना पाथ एयर में कम से कम रखें, और इलास्टिक बैंड की तरह एक्ट करके ये इन मैग्नेट्स पे इस तरफ को फोर्स लगाएंगे, इस तरफ को फोर्स लगाएंगे। अब इस तरह यानी इस मैग्नेट पर इस तरफ को फोर्स लगाएंगी और इस मैग्नेट पे इस तरफ को फोर्स लगाएंगी। अगर ये मैग्नेट छोटे साइज के हुए और फ्रिक्शनलेस सरफेस पे पड़े हुए और मैग्नेटिज्म ने जो फोर्स एक्सर्ट किया है वो एनफ हुआ, फ्रिक्शन को ओवरकम करता हुआ, तो ये दोनों मैग्नेट्स एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, अट्रैक्ट होकर ऐसे जुड़ जाएंगे। और आपने देखा कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड ने अपना पाथ सॉफ्ट आयरन के अंदर कर लिया। तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड टेंड टू शॉर्टन अप देयर पाथ इन एयर। ये एक पॉइंट और हो गया। अब सेवंथ पॉइंट को जरा देखें। सेवंथ पॉइंट क्या है? सेवंथ पॉइंट ये है सेवंथ पॉइंट ये है
कि अगर इस तरह से ये यूं जा रही हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं, तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ये किसको रिप्रेजेंट करती है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इनका पैरेलल होना, इक्वी डिस्टेंस होना यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। एक जैसा मैग्नेटिक फील्ड, एक जैसी उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मगर अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं हो रही हैं, उनके दरमियान गैप बढ़ रहा है इस तरफ को, as you move from left to right, magnetic field weak हो रहा, magnetic field becoming weak from left to right, okay, magnetic field becoming from left to right, ये बात है, ठीक है। और इसी तरीके से अगर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं हो रही हैं, ऐसे हो रही हैं, तो इसका मतलब है कि यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ स्ट्रांग है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हुए मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग हो रहा है। बी, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, magnetic field becoming stronger while moving from left to right. अब उसके बाद एक और जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, इनकी 7 प्रॉपर्टीज हम पढ़ चुके हैं। अब 8वीं जो प्रॉपर्टी है वो हम देखते हैं। 8वीं प्रॉपर्टी, जिस तरह आपको पता है ना, आपने ओ लेवल में पढ़ा हुआ है कि करंट के लिए जो कॉपर वायर है, कॉपर वायर एक अच्छी वो है, कंडक्टर है। कॉपर वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है? बड़ी कम होती है, 0.1 ओम वगैरह इस तरह करके होती है। और उसकी निस्बत अगर आपके पास एक वुडन मटेरियल हो यूं करके, तो इस वुड की जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता है बहुत ही हाई होगी। तो करंट के लिए वुड जो है वो एक बड़ी बिग रेजिस्टेंस है, और कॉपर क्या है? वो एक बहुत अच्छा कंडक्टर है। बिल्कुल इसी तरीके से हम आयरन के बारे में कहेंगे कि आयरन इज मोर परमिएबल, iron is more permeable for magnetic lines of field. Iron is more permeable for magnetic lines of field. इसको हम इस तरह से लिखते हैं कि iron has high mu value. अब आप देखिए ये जो सिंबल है mu, ये आपको पता है कि 10⁻⁻⁶ को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी माइक्रो को भी रिप्रेजेंट करता है। यही कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए भी इस्तेमाल हुआ है मुख्तलिफ जगहों पे। यही स्टेशनरी वेव्स में मास पर यूनिट लेंथ के लिए भी इस्तेमाल हुआ है ऑफ वायर। लेकिन आपने ये चीजें नहीं इस्तेमाल करनी। इसमें ये यहाँ हम इसको म्यू यहाँ ले रहे हैं, यहाँ हम म्यू को ले रहे हैं परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम, परमेबिलिटी ऑफ अ मीडियम। मैं इसको अभी बताता हूँ। आयरन हैज हायर म्यू वैल्यू देन एयर। कैसे वो मैं एक्सप्लेन करूँ। आयरन हैज more mu value than air। ठीक है, कैसे वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और ये एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड नहीं है। ये जो, लेकिन जो ही आप इसमें से सॉफ्ट आयरन को यहाँ बीच में रखेंगे, फर्ज करें कि मैंने इसके बीच में से एक सॉफ्ट आयरन का पीस रख दिया, और सॉफ्ट आयरन का पीस बड़ा छोटे साइज, बड़ा टेढ़ा करके लिखा है। ये सॉफ्ट आयरन का पीस है, रखा हुआ भी टेढ़ा है। इसके होने से क्या होगा, यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो इधर चली जाएगी, यहां से मूव करती हुई यूं वो अपनी डेस्टिनेशन पे जाएगी, और ये यूं यहां से यूं, ठीक है, ये यूं। आपने नोट किया
कि सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड का दिल सॉफ्ट आयरन में से गुजरने को, सॉफ्ट आयरन में मैं सारी नहीं बनाता, मुझे ये टच हो जाएगी, लेकिन ये इस तरह से गुजर रही है मेरे। अगर आप कहीं सॉफ्ट आयरन में मैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को टच करते हुए दिखा रहा हूं तो मेरी गलती है, मगर ये चीज है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड लव टू पास थ्रू आयरन। ये चीज मैं ग्रीन पेन में लिखता हूं, इसलिए कि ये कोई फिजिक्स की स्टेटमेंट नहीं है, या इसको चले पेंसिल से लिखता हूं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड love to pass through iron. Magnetic lines of field love to pass through iron. इसका मतलब ये है कि वो आयरन से गुजरना पसंद करते। आयरन की परमेबिलिटी वैल्यू क्या है, काफी वो है, हाई है, ठीक है। तो अब ये जो पेंसिल से लिखी स्टेटमेंट है ये आपने पेपर में नहीं लिख देनी, आपने इस तरह कभी भी नहीं लिखना। आपने जो स्टैंडर्ड फिजिक्स में लिखना है, आपने लिखना है द परमेबिलिटी वैल्यू ऑफ आयरन इज हायर, द परमेबिलिटी वैल्यू ऑफ आयरन इज हायर, ठीक है कि नहीं। ये यूं करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये देखें, इसको आप लिखेंगे कि जिस तरह आप कहते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ या द कंडक्शन ऑफ आयरन, द कंडक्शन ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन द कंडक्शन ऑफ वुड, इसी तरह से द परमेबिलिटी ऑफ आयरन इज हायर देन द परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस से मुराद वैक्यूम, जिसमें एयर ना हो। तो ये पॉइंट था जनाब आपका, पॉइंट नंबर 8 था। पॉइंट नंबर 8 की ही वजाहत में हम पॉइंट नंबर 9 शुरू करते हैं, ठीक है कि नहीं। म्यू नॉट क्या है, इसको लिखते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस मींस वैक्यूम। फ्री स्पेस का निशान इस जीरो से आया, इस जीरो से पता चला कि ये फ्री स्पेस की परमेबिलिटी है। ये क्या है, अलाउंस गिवन टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, ठीक है कि नहीं। इसको समझने के लिए आपने किस तरह क्या, इसको अपने माइंड में जो लफ्ज लिख समझना है वो है जी, अलाउंस गिवन टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। जो भी मटेरियल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को गुजरने के लिए रास्ता देगा, हम कहेंगे कि उसकी परमेबिलिटी वैल्यू बहुत हाई है। तो परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है, उसकी वैल्यू है जी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और 10⁻⁻7 से आपको पता चला कि ये वैल्यू बड़ी छोटी है। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड आयरन में से गुजरना तो पसंद करती हैं, लेकिन एयर में से या वैक्यूम में से गुजरना पसंद नहीं करती, ठीक है कि नहीं। अब ये वाला जो नंबर है, ये आपको मैग्नेटिज्म के बेशुमार फार्मूलों में अपीयर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है कि नहीं। और ये सारा जो कांस्टेंट है, ये रिलेटेड टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है, रिलेटेड टू magnetic lines of field, ठीक है। it will appear in the mathematical relationships relating to in all the formulae of magnetism, ठीक है। अच्छा, यहां पर मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, थोड़ी मुझे पता है कि ज्यादा बोरिंग बात हो जाती है, लेकिन आप थोड़ी सी सब्र करके मेरी बात सुने। इसी से रिलेटेड एक और भी कांस्टेंट, ये देखिए ई की शक्ल का लिखा हुआ इस तरह करके यूं, इसे कहते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, बाज इसे एप्सिलॉन पढ़ते हैं, बट एप्सिलॉन, और जीरो से मुराद है एप्सिलॉन नॉट, यानी फ्री स्पेस। ये लफ्ज इसका देखें, ये परमेबिलिटी और ये क्या है, परमिटिविटी। लफ्जों के फर्क देखें, ये है परमेबिलिटी, ये है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। इसका तल्लुक किससे है, इसका तल्लुक है रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड, ठीक है कि नहीं। और ये आपने इसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल, वो मैं लिख देता हूं, वो है जी 8.85
इंटू 10⁻⁻12 फैरड पर मीटर। ठीक है ना। अब हेनरी पर मीटर क्या है, फैरड पर मीटर क्या है, हम इसे फिलहाल एक्सप्लेन नहीं करेंगे, हम इसे आगे छोड़ के आगे जा रहे हैं। ये जो चीज है, दिस विल अपीयर इन ऑल फार्मूले ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इट विल अपीयर in all formulae of electric field। और इसको, ये जिस तरह आपने कूलम्स लॉ में पढ़ा था, तो वहां पर ये एक्सप्रेशन अपीयर हुई थी। इस एक्सप्रेशन का टोटल रोल क्या है, ये फिलहाल मैं इसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी ये अपीयर हुई थी, Q/R²। यही वो चीज है एप्सिलॉन नॉट, जो K के साथ यूं रिलेट हो रही थी, K कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। तो हम इस तरह से इसको, ये बीच में चीज आती है। ये खैर बहरहाल ये दो एक कांस्टेंट थे, एक का नाम परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, इसका तल्लक मैग्नेटिज्म से है। एक का तल्लक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, उसका तल्लक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड से है। और ये दोनों जो हैं, एक मैग्नेटिज्म से रिलेटेड है, एक इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इन दोनों की जो ट्रू एसेंस है, वो तो जब आप बहुत हायर लेवल की फिजिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो तब आपको उसमें क्लियर होगी। बहरहाल इसमें मैग्नेटिज्म में मैंने आपको म्यू नॉट के बारे में बता दिया कि अ मटेरियल विल हैव हाई परमेबिलिटी वैल्यू इफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड कैन पास थ्रू इट इजीली, और इफ दे लव टू पास थ्रू इट। जिस तरह के आपने यहाँ देखा था कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ, ये रेड में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है, ये वही जो ब्लू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है, ये वही रेड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड है। मैंने इसमें एरोज नहीं बनाए थे, इनकी डायरेक्शन नहीं बनाई थी, ये सारी की सारी सॉफ्ट आयरन के अंदर घुस गई। इसका मतलब है कि सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी जो है वो हाई है देन एयर। ठीक है। अच्छा, अब यहां पर एक छोटी सी बात है, वो क्या है, ठीक है ना, वो इस तरह से है कि फर्ज करें 10th पॉइंट है जनाब, ठीक है। 10th पॉइंट ये है, फर्ज करें कि एक बंदे के 4 बेटे हैं, एक बंदे के 4 बेटे हैं। तो वो बंदा फर्ज करें काफी अरसे बाद अपने बच्चों से मिलता है, तो वो इससे पूछता है कि तुम्हारी सैलरी कितनी है। वो बताता है कि मेरी सैलरी $4000 है। तो दूसरे से पूछता है, तो वो ये नहीं कहता कि मेरी सैलरी कितनी है, वो कहता है ए वाले से डबल है। एक तो ये है कि उसने जो डबल बोला, तो उसके अब्बू इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उसकी सैलरी भी निकाल लेंगे, और प्लस डबल से उनका कंपैरिजन भी आ गया कि बी की सैलरी ए से 2 टाइम्स ज्यादा है। अब सी कहता है जी कि मेरी सैलरी ए से 1.5 टाइम्स ज्यादा है। तो वो पता चल गया कि वो $6000 है। और आप कैसे निकाली, उसके अब्बू ने 1.5 को 4000 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसने कहा जी कि मेरी जो सैलरी है वो ए की सैलरी से 2.5 टाइम्स ज्यादा है। तो 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो वो $10,000 आए। इस तरह के नंबर बोलने से क्या हुआ, इसने 2 बोला, इसने 1.5 बोला, और इसने 2.5 बोला। इस तरह से ये होता है कि एक आपका कंपैरिजन भी बन गया और प्लस आपने वर्कआउट भी कर लिया किसी की भी सैलरी को। बिल्कुल इसी पॉइंट को लेकर हम एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, हम एक चीज बात करते हैं। पॉइंट नंबर 10 कोई लेकर आगे चलते हैं, उसको अब 11 पॉइंट डिक्लेयर कर देते हैं। relative permeability। relative permeability वो क्या होती है जी? permeability of a medium over permeability of air या वैक्यूम। एयर या वैक्यूम हम इसलिए करते हैं कि एयर की परमेबिलिटी और वैक्यूम की परमेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम। इसको लिखते किस तरह, ये इसके लिए हम निशान लगाते हैं, म्यू के साथ नीचे छोटा सा आर लिख देते हैं। किसी भी मटेरियल की परमेबिलिटी को म्यू रहने देते हैं और इसकी परमेबिलिटी म्यू नॉट। इस मटेरियल और एयर म्यू नॉट है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब इसी को आप फिर ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका फायदा क्या? इसका फायदा ये है कि आप फर्ज करें आपको एयर की परमेबिलिटी पता है, वो है जी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और एयर की, वो सॉफ्ट आयरन की परमेबिलिटी बताने के बजाय मैं आपको उसका म्यू आर नंबर बता देता हूँ 370। इससे आपको पता चल गया कि सॉफ्ट आयरन जो है उसकी परमेबिलिटी एक तो आप आराम से निकाल लेंगे। 370 को आप इधर रखें
और म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 को इधर रखें तो आप उसकी वैल्यू हेनरी पर मीटर में वर्कआउट कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। प्लस आपको पता चल गया कि सॉफ्ट आयरन वैक्यूम की निस्बत, एयर की निस्बत 370 टाइम्स एक अच्छा कंडक्टर है उसका मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, ठीक है कि नहीं। तो इस तरह से आप इस चीज को अब आगे लेके चलते हैं। इसी बात को ये देखें, ये फर्ज करें ये सॉफ्ट आयरन का एक रिंग है, ये एक स्ट्रक्चर है जो सारे का सारा सॉफ्ट आयरन से बना हुआ है, ठीक है। अब इसमें यहां पर आपने एक कॉइल लगा दी, उस कॉइल में आपने करंट पास किया, उस कॉइल के करंट पास करने की वजह से इसमें एक मैग्नेटिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया जो यूं जा रहा है। अब ये मैग्नेटिक लूप कहलाता है, ठीक है कि नहीं, ठीक है। अब अगर हम इसमें जरा सा भी एक इसके स्ट्रक्चर को जरा सा चेंज करें, हम ऐसा कर देते हैं इसको, यूं कर देते हैं और फिर इसको यूं करंट यूं देते हैं और सेम करंट देते हैं और सेम नंबर ऑफ टर्न्स हैं आपके, तो क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड काफी वीक होगी। इसमें मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तो सही, वो यूं गुजरेगा इसी तरह से, यहां से यूं पास करेगा, लेकिन प्रेजेंस ऑफ एयर गैप विल रिड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फील्ड ये कह सकते हैं या मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हैं। प्रेजेंस, ये एयर गैप है बीच में, प्रेजेंस ऑफ एन एयर गैप will reduce, will greatly reduce, I should say, will greatly reduce magnetic flux, magnetic field। तो इससे पता चला परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये अब हमारा टॉपिक नहीं है एक चीज, लेकिन मैं साथ एक्सप्लेन कर देता हूं। बिल्कुल इसी तरीके से आप किसी भी मटेरियल की परमिटिविटी निकालनी हो, मैंने परमिटिविटी का डिस्कशन बिल्कुल नहीं किया, आपको बताया नहीं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड में परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या से रोल प्ले करती है, वो हमारा आज का डिस्कशन नहीं है, ठीक है। अब ये परमिटिविटी ऑफ एयर, तो ये आ जाता है रिलेटिव परमिटिविटी, क्या बन जाती है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये इस तरह से परमिटिविटी ऑफ द मीडियम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ द एयर, और इस तरह आपको कंपैरिजन भी पता चल जाता है और आप वर्कआउट भी कर लेते हैं। आपको परमिटिविटी ऑफ एयर याद रखनी होती है और बाकी मटेरियल्स की सिर्फ रिलेटिव परमिटिविटी, उससे कंपैरिजन भी आ जाता है और साथ साथ आपका वो भी आ जाता है, वैल्यू भी वर्कआउट हो जाती है, क्योंकि आपको ये वाली वैल्यू याद होती है 8.85 इंटू 10⁻12 फैरेड पर मीटर। तो जनाब आगे चलते हैं। अब ये देखेंगे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड का एक पॉइंट और भी था जो मैंने एक्सप्लेन करना है आपको। ये 11th पॉइंट था, आए जी 12th पॉइंट पर आ जाए। अभी आप देखें, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हम प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड पढ़ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। हम ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड रिप्रेजेंट अ पाथ फॉलोड बाय अ नॉर्थ पोल। ये कैसा बात है, आए इसकी वजाहत करते हैं। अब देखिए, ये ले लें आप एक टब और इसमें पानी भर लें, पानी भर लिया आपने, इसके ऊपर ये एक वुडन, ये वुड की बनी हुई एक पीस ऑफ वुड है, इस पीस ऑफ वुड के ऊपर आपने ये एक मैग्नेट रख दिया, ये रख दिया, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ पोल। अब आपको पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं होती है, ठीक है कि नहीं, ये एक पाथ है, मैंने एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड दिखाई है, सारी नहीं दिखाई, सिर्फ एक दिखाई है। अब मैं यहां पर ना एक नीडल लूंगा, उस नीडल को मैग्नेटाइज कर दूंगा, ये उसका नॉर्थ पोल हो गया, ये उसका साउथ पोल हो गया। उस नीडल को एक कॉर्क में से गुजारूंगा, बॉटल कॉर्क में से, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, और अब उस कॉर्क को यहां रख दूं ऐसे करके यूं, और ये साउथ पोल यूं। आप देखेंगे कि वो इस नॉर्थ से रिपेल करता हुआ, यूं मूव करता हुआ, स्विम करता हुआ इस तरफ को चला जाएगा,
यानी आप उसको इस पाथ में रख दें तो वो नॉर्थ, ये साउथ पोल नीचे चला गया, साउथ पोल थोड़ा अवे हो गया और सिर्फ ये वाला नॉर्थ पोल इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में है। तो आप देखेंगे कि वो बार मैग्नेट में, फर्ज करें कि ये मेरा जो मार्कर है ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये नीडल है, ये इस तरह से करके पड़ी है, ये मैग्नेट है वो, तो वो वहां से नॉर्थ पोल के पास मैंने इसे रखा, ये स्विम करते 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 फ्लोट करते हुए इधर साउथ पोल की तरफ आ जाएगी, तो ये इसकी मूवमेंट ऐसे हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो हैं they represent a path followed by an isolated north pole। ठीक है, हालांकि आइसोलेटेड नॉर्थ पोल नहीं लिया जा सकता, लेकिन हमने एक टेक्निक के जरिए इस तरह कर दिया कि साउथ पोल को थोड़ी देर के लिए अवे कर दिया इस मैग्नेट से, और ये अकेला उसका नॉर्थ पोल इस मैग्नेट, इसके मैग्नेटिक फील्ड को देख रहा था, को एंजॉय कर रहा था। उसके अलावा मैंने आपको ये बात तो पहले ही बता दी थी कि मैग्नेटिज्म जो है वो डायपोल है। मैं एक दफा फिर लिख देता हूं कि मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड जो है इज अ डायपोल। से मुराद ये है कि इवन एक इलेक्ट्रॉन को भी अगर आप ले लें तो वो इनसाइड द इलेक्ट्रॉन साउथ से नॉर्थ है और आउटसाइड द इलेक्ट्रॉन नॉर्थ से साउथ, इनसाइड द इलेक्ट्रॉन साउथ से नॉर्थ और आउटसाइड नॉर्थ से साउथ। एक मैग्नेटिक डायपोल है, दो पोल्स हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड का कॉन्सेप्ट ये। और हम एक इलेक्ट्रॉन को भी इस तरह से एक वेक्टराइज्ड फॉर्म में शो कर सकते हैं कि ये उसका नॉर्थ पोल है, ये उसका एक साउथ पोल है। ठीक है, और आपको पता है कि किसी भी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं उनका मैग्नेटिज्म इस तरह का होता है कि वो एक दूसरे को कैंसिल करता है। किसी भी, इसका मतलब है कि हर एटम में, हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर हर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हर मटेरियल में मैग्नेटिज्म है। तो इसका मतलब ये है कि देयर इज मैग्नेटिज्म, आखिरी बात, देयर इज मैग्नेटिज्म even in all non-magnetic materials, even in all non-magnetic materials. And it is self-cancelling. ठीक, ये बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह मैंने आपको पहले काफी दफा मिसाल दी हुई है कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है ह्यूमन बॉडी के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। जहां जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से ह्यूमन बॉडी इज नॉट चार्ज्ड, उसमें कोई खास आप नेट चार्ज उस पर कोई नहीं, लेकिन उसके पास इतना पॉजिटिव चार्ज है, इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है विच इज बीइंग बैलेंस्ड बाय द सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, कि अगर किसी मैकेनिज्म के जरिए किसी ह्यूमन बॉडी से 80 किलो के बंदे से आप उसके सारे इलेक्ट्रॉन छीन लें किसी भी तरीके से, विच इज एनर्जेटिकली वेरी इम्पॉसिबल, तो अगर आप किसी भी तरीके से वो इलेक्ट्रॉन्स उसके जिस्म से रिमूव कर दें तो पीछे जो पॉजिटिव चार्ज है ह्यूमन बॉडी का, उसके अंदर इतनी एनफ एनर्जी होगी कि जब वो एक्सप्लोड करेगा तो वो पूरे पाकिस्तान को नहीं, वो पूरी दुनिया को तबाह कर देगा। यानी इतना उसमें एनर्जी होगी। तो इसका मतलब है जितनी पूरी दुनिया को तबाह करने के लिए एनर्जी चाहिए उतनी ही एनर्जी उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए। तो इसलिए ये थोड़ा एक हाइपोथेटिकल बन जाती बात। इसी तरीके से जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, वुड है, हर चीज है, प्लास्टिक है, इन सब में भी मैग्नेटिज्म मौजूद है, मगर वो उस बॉडी के अंदर सेल्फ कैंसलिंग है, वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। नेट रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड नहीं अपीयर होता। नेट मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ सॉफ्ट आयरन में है, कोबाल्ट में है, निकल में है, और बाज मटेरियल ऐसे हैं जिनमें फीबल सा मैग्नेटिक फील्ड है। जो मटेरियल स्ट्रांगली मैग्नेटिक हो जाते हैं उन्हें कहते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। वो मटेरियल जिनमें स्ट्रांग मैग्नेटिज्म मौजूद हो, जिनका एक एटम एज ए टाइनी मैग्नेट बिहेव करता हो, वो सारे मटेरियल फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहलाते हैं, और वो है सॉफ्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, और जिनका मैग्नेटिक फील्ड सेल्फ कैंसलिंग है और बड़ा वीक मैग्नेटिज्म वो शो करते हैं, वो उनमें हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स और डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है ना,
मगर यही चीज मैंने आपको बतानी थी कि जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो सारे के सारे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं, और उनमें आ जाता है सॉफ्ट आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल। लेकिन जो बहुत वीक मैग्नेटिज्म शो करते हैं उन्हें पैरा मैग्नेटिक मटीरियल्स और डाया मैग्नेटिक मटीरियल्स कहेंगे। हम फेरो, पैरा, डाया की बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस के ऊपर नहीं जाएंगे, और जो मटेरियल बिल्कुल भी नॉन मैग्नेटिक हैं उनके मैग्नेटिज्म को भी नहीं डिस्कस करेंगे, और ये भी डिस्कस नहीं करेंगे कि उनके अंदर मैं सारा मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कैसे कर देता है। ये चीजें हमारे डिस्कशन में नहीं है। 14 पॉइंट्स जो थे ये सारे के सारे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड को के थ्रू चल रहे थे। अब हम अगली बात करते हैं और हमारी अगली बात शुरू होती है, और अगली बात है कि जी आप हैरान होंगे अभी तक मैंने मैग्नेटिक फील्ड को डिफाइन नहीं किया, ठीक है कि नहीं। अगर आप कहें तो मैं आपके सामने मैग्नेटिक फील्ड की ये लंबी सी डेफिनेशन लिख देता है, मैं इस पर अभी डिस्कस इसे नहीं करूंगा, ठीक है कि नहीं। ये बहुत लंबी डेफिनेशन है। वो है जी कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ मैग्नेट और अ करंट कैरिंग कंडक्टर और अराउंड अ मूविंग चार्ज पार्टिकल वेयर अदर मैग्नेटिक मटेरियल्स करंट कैरिंग कंडक्टर्स having some component of length perpendicular to the field or moving charged particles having some component of velocity perpendicular to the field experience force. You can find magnetic field around a magnet, around a wire carrying current or a moving or rotating or a spinning charged particles. ये चीजें अगर नहीं समझें कोई मसला नहीं, ये अभी डिस्कशन में नहीं आ रही है, बाद में दोबारा हम विल रेफर टू दिस प्रॉपर्टी डेफिनेशन अगेन, अभी ये हमारे एजेंडे में नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड जो है it can be weak, it can be medium, it can be strong and it can be very strong, ठीक है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, वीक भी हो सकता है, वेरी स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप ये चीज देखें, मैं अभी उस तरफ आ रहा हूं, हम नया पॉइंट अपना शुरू कर रहे हैं, और आप ये चीज देखें, ये है जी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के एफ ओवर क्यू उसकी इक्वेशन है, और आप पढ़ चुके हैं कि वो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर के भी बराबर है, और ये न्यूटन पर कूलम के बराबर होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये फोर्स पर यूनिट चार्ज, बिल्कुल इसी की एक सिस्टर टर्म, इसी की क्या है, एक सिस्टर टर्म है जिसको आप कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। या ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये क्या है जी, फोर्स पर यूनिट मास। और आपको पता है कि ये एफ ओवर एम या जी एम ओवर आर स्क्वायर के बराबर है, और ये न्यूटन पर के जी के बराबर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस तरह, फोर्स पर यूनिट मास और फोर्स पर यूनिट चार्ज, एफ ओवर एम, और इस तरह से यूं। अब जब इन चीजों को देखा साइंटिस्ट ने, तो साइंटिस्ट आपको तो हर चीज में सिमेट्री ढूंढने की कोशिश करते हैं, तो उन्होंने इन्हीं दोनों को साथ जहन में रख कर एक और डेफिनेशन बनाने की कोशिश की, और उसको सिंबल बी से रिप्रेजेंट किया उन्होंने, और उसका नाम रखा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। उसका नाम रखा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, इसका नाम क्या रखा उन्होंने, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ या मैग्नेटिक फ्लक्स स्ट्रेंथ, ठीक है कि नहीं है। और इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो बाद में आएगी। बाद साइंटिस्ट ने इसे इस तरह से डिफाइन करने की कोशिश की, फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल, शुरू में ऐसे डिफाइन करने की कोशिश की, लेकिन चूंकि नॉर्थ पोल अकेला अवेलेबल नहीं था तो ये डेफिनेशन फेल हो गई, तो इस तरह से इसे डिफाइन नहीं करते। इसीलिए मैं कहूंगा कि ई और जी जो है वो सिस्टर टर्म है, और बी उनकी कजन टर्म है, यानी थोड़ी सी उनसे डिफरेंट है। ये एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जैसी नहीं है। ये फोर्स पर यूनिट नॉर्थ पोल नहीं है, जिस तरह ये फोर्स पर यूनिट चार्ज थी, ये फोर्स पर यूनिट मास थी, ये उस तरह नहीं है, ठीक है। अब ये किस तरह है, ये भी बात अब हम इसके ऊपर बात करते हैं। ये जनाब इसकी डेफिनेशन तो बाद में आएगी,
तो इसको, लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है और किस तरह से इसके बारे में हम समझ सकते हैं। ठीक है क्या? अच्छा जी, ये देखें, ये फर्ज करें एक मैग्नेट। अब इतना बड़ा मैग्नेट तो अमूमन वैसे मुश्किल होता है, आपको नहीं मिलेगा, बहुत हार्डली कोई इतना बड़ा मैग्नेट होगा, बल्कि नहीं होते। ये देखें नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल, ये फर्ज करें कि 3 मीटर इन लेंथ। ठीक है, मैग्नेट के प्रोस्पेक्टिव से काफी बड़ी लेंथ, और ये 2 मीटर लेंथ। अब आप इमेजिन करें एक बार मैग्नेट जिसका सिर्फ फ्रंट का जो एरिया है वो 6 मीटर स्क्वायर है। ये इस तरह होता नहीं, लेकिन चले हम इमेजिन कर लेते हैं ये डायमेंशंस, और हम इसको यूं यूं बना लेते हैं, इसकी शेप बना लेते हैं। अब फर्ज करें कि इसमें से एक ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बाहर आ रही है, यूं करके नॉर्थ से निकल रही होती है, ये निकल रही है, ये एक और निकल रही है, ये एक और निकल रही है, और ये एक और निकल रही है। अब एक लाइन को हम कहते हैं 1 वेबर। वेबर भी एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर हम एक लाइन को कहते हैं 1 वेबर, और ये इसको W को कैपिटल कर दें। दोबारा लिख देता हूं 1 वेबर। तो जब एक लाइन 1 वेबर है तो ये टोटल कितनी लाइनें हैं? 1 2 3 4 5। तो हम कहेंगे जी कि 5 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर। अब आपको पता है कि जितनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड उतना स्ट्रांग होता है। जिस तरह आपको पता है कि ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है इस जगह पर। फिर यहाँ जब आप आते हैं इस जगह पर, तो यहाँ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड थोड़ी दूर दूर हो जाती हैं, स्पेस्ड अपार्ट हो जाती हैं, और पर मीटर स्क्वायर उनकी कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इस जगह ये यहाँ जो मेरी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इंटरसेक्ट कर गई है, मेरे बनाने की गलती है, तो ये आपने इसको इग्नोर करना है। अब यहाँ देखेंगे 5 वेबर्स पर मीटर स्क्वायर जो है, हम इस चीज को हम बी कहते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। इसलिए आपने देखा कि ई जो थी वो थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, जी थी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन बी को मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बजाय हमने उसका नाम थोड़ा बदल दिया, हमने कहा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ठीक है कि नहीं है? तो ये 15 वेबर पर मीटर स्क्वायर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, यानी इतनी ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इससे निकल रही हैं। इसमें से अगर इधर से 5 निकल रही हैं तो इधर से भी 5 निकल रही होंगी, ये, और इधर से अलग 5 ऐसे बाहर आ रही होंगी, और इधर नीचे से, इससे नीचे से अलग 5 बाहर आ रही होंगी, और इससे नीचे से अलग 5 बाहर आ रही होंगी, और इधर से अलग 5 बाहर आ रही होंगी, और वो आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। मेरे बनाने में या समझाने में थोड़ी गलती हो सकती है, यानी बनाने में वो लेकिन वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है ना? अब आप देखिए टोटल एरिया कितना है, ये 6 मीटर स्क्वायर है। अब आप देखें 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, एक मैग्नेटिक लाइन को आप 1 वेबर कह रहे हैं, इसको मैं लिख देता हूं 1 मैग्नेटिक लाइन, 1 मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। तो ये 6 मीटर स्क्वायर है, तो बी को इस एरिया से अगर मल्टीप्लाई करें, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर when multiplied to this area of 6 meter square, a total of 30 webers are coming out of this magnet. टोटल जो ये नंबर ऑफ लाइंस हैं इन्हें कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, इनको इसको सिंबल फाई से डिनोट करते हैं, ये मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ए इज फॉर द एरिया, बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आज तक आपने बी, एटलीस्ट सिंबल बी नहीं कहीं यूज किया फिजिक्स में पहले, लेकिन ये सिंबल आप एज एन एंगल भी यूज करते रहे हैं। यही सिंबल आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के लिए भी यूज किया था, इसलिए सिंबल से कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पर ये सिंबल, वैसे इसको पता ना ग्रीक लेटर्स में ये फाई कहलाता है। ठीक है ना? ये जो मैग्नेट, ये अब यहाँ पर एज ए मैग्नेटिक फ्लक्स इस्तेमाल हो रहा है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड। ठीक है कि नहीं? अब आपने पूछा वेबर, वेबर बीच में जो आया है, वैसे मैं आपको छोटा सी बात बता दूं कि वेबर वो वही साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहली दफा बताया था कि अगर आप एक मैग्नेट को ब्रेक करेंगे, तोड़ देंगे, तो उसका इधर एक साउथ पोल बन जाएगा
और इसका यहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा, और आप तोड़ते तोड़ते एक एटम तक भी आ जाएंगे तो उस एटम का भी एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा, और उससे भी तोड़ते तोड़ते एक इलेक्ट्रॉन तक आएंगे तो उसका भी एक नॉर्थ पोल होगा और उसका भी एक साउथ पोल होगा। आप आइसोलेटेड नॉर्थ पोल नहीं ऑब्टेन कर सकते, आइसोलेटेड साउथ पोल ऑब्टेन नहीं कर सकते। ये बात आपको वेबर ने बताई थी। वेबर 1700 समथिंग में उसने रहा है उस जमाने में, और उस वक्त उसने ये बात डिस्क्लोज की थी कि मैग्नेटिज्म डायपोल है, दो पोलों के साथ है, अकेले पोल का कॉन्सेप्ट नहीं। तो ये वेबर की कंट्रीब्यूशन है मैग्नेटिज्म में। अब आ जाए, आपने एक लफ्ज सुना होगा टेस्ला। टेस्ला 1920s का बहुत ही जीनियस साइंटिस्ट था, जिसकी मतलब विजडम बड़ी एक सुपर विजडम उसको आप कह सकते हैं। अब टेस्ला के नाम से भी हम कैपिटल टी ले लेते हैं, टेस्ला के लिए हम कैपिटल टी इस्तेमाल करते हैं। अभी आपने पढ़ा है कि ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, और हमने उसकी बहुत ज्यादा बड़ी डायमेंशंस ले ली हैं, 3 मीटर और 2 मीटर, यानी उसका पोल ही खाली इतना बड़ा है, तो ओवरऑल मैग्नेट कितना बड़ा होगा। तो ये चीज देखें कि ये आपने उसमें यूं आपने बना लिए एरियाज, यहाँ से एक लाइन जो बाहर आ रही है इसको आपने कहा 1 वेबर, और फिर इसी तरीके से ये 5 लाइनें जब बाहर आई, मैंने मिसाल एक 5 लाइनों की वैसे की न्यूमेरिकली दी है। तो आपने कहा जी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर, और फिर आपने कहा कि ये टोटल एरिया जो था, ये टोटल, मैं उसमें बनाना शुरू करूं तो मेरे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड इंटरसेक्ट करना शुरू हो जाएंगी, मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा कि मैं ये सारी लाइंस ड्रॉ करूं यूं करके। तो टोटल नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, बी को 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर को आप 6 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें जो कि एरिया है, तो आपके पास क्या आता है, फ्लक्स आता है टोटल। तो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर को आप 5 टेस्ला भी कह सकते हैं, और एरिया तो वही 6 मीटर स्क्वायर है, तो ये बन जाता है 30 टेस्ला मीटर स्क्वायर। आइए जरा दोबारा इसको देख लेते हैं। अभी तक आपने क्या पढ़ा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पढ़ी है, उसको एरिया से मल्टीप्लाई करें तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड आ जाती हैं। आप इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर रख सकते हैं, और इसका यूनिट मीटर स्क्वायर हो तो ये वेबर्स में आ जाएगा फ्लक्स। लेकिन आप इस पूरे को टेस्ला कह सकते हैं और इसको मीटर स्क्वायर, तो ये यूनिट आ जाएगा टेस्ला मीटर स्क्वायर। बेटा ये दोनों यूनिट्स आपके सिलेबस में, ये दोनों यूनिट्स आपके सिलेबस में हैं। क्या जी कि अगर बी को वेबर पर मीटर स्क्वायर में मेजर करें तो फ्लक्स वेबर्स में होगा, अगर बी को टेस्ला में मेजर करें तो एरिया फ्लक्स टेस्ला मीटर स्क्वायर में होगा। तो जो बी है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर ही 1 टेस्ला है, ठीक है कि नहीं। तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किस में मेजर होती है, टेस्ला में मेजर होती है, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। जरूरी नहीं कि 5 ही हो, बहुत सारे मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जिनमें का मैग्नेटिज्म थोड़ा कमजोर होता है। तो बल्कि बचपन में आप जिन मैग्नेट्स के साथ खेला करते थे वो इतने स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नहीं थे। आपने बचपन में जिन मैग्नेट्स के साथ खेला हुआ है वो 60 मिली टेस्ला या 70 मिली टेस्ला, बहुत अच्छी क्वालिटी का हो तो 100 मिली टेस्ला का मैग्नेट होगा जिससे आपने खेला होगा। 1 मिली टेस्ला सब मल्टीपल है, वो 10⁻³ टेस्ला के बराबर है। तो 1/1000th ऑफ अ टेस्ला, 1 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड प्रैक्टिकली बड़ा स्ट्रांग होता है। मैंने पहली दफा जब ऐसे मैग्नेट्स लिए थे जो 1 टेस्ला के थे, तो मुझे नहीं चूंकि पता था कि वो इतने स्ट्रांग होंगे, तो मैंने ये 2 मैग्नेट्स अपने हाथ में पकड़े, वो इतने जोर से उन्होंने अट्रैक्ट किया कि मेरी उंगलियां उनके बीच में फंसी और मुझे काफी दर्द होता रहा सारा दिन। यानी वो इतने पावरफुल मैग्नेट्स थे, और वो साइज में बड़े थे। मैंने ऐसे उठाए, उनको उन्होंने ऐसे अट्रैक्ट किया, और मेरे हाथ जो है वो, मतलब मेरी उंगलियां थोड़ी जख्मी हो गई और दर्द हुआ मुझे बहुत सख्त। तो 1 टेस्ला प्रैक्टिकली बड़ा पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है, और 5 टेस्ला तो फिर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। आपने जिन मैग्नेटिक फील्ड्स के साथ बचपन में खेला हुआ है वो सारे के सारे जो थे वो थे जो क्या उसे कहेंगे, मिली टेस्लास के। तो जनाब यहाँ से हम अपनी गुफ्तगू को आगे लेके चलते हैं,
और हम मैग्नेटिज्म को डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये देखें आप, अब आपके सामने मैं एक चीज बनाता हूँ। इतने बड़े बड़े मैग्नेट्स होते नहीं, लेकिन मैं सिर्फ अपनी बात को समझाने के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। ये एक मैग्नेट है, ठीक है कि नहीं। ये जनाब 3 मीटर इसकी लंबाई है और 2 मीटर ये इसकी ये वाली लंबाई, और इसके साथ एक और मैग्नेट है जो कि वो इससे भी बड़ा है। अल्लाह, ये देखिए, ये देखिए, ये नॉर्थ पोल, ये भी नॉर्थ पोल। अच्छा, ये आप ये मत, ये इतने करीब नहीं एक दूसरे के पड़े हुए, मैंने सिर्फ डायग्राम में बना दिए। अगर ये फिजिकली इतने करीब होते तो इतने जोर से एक दूसरे को रिपेल करते कि ये उड़ के दूर जा गिरते, ठीक है कि नहीं। और जितनी मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल लिख रहा हूँ उनके मैग्नेटिज्म की, तो फिर बहुत ही स्ट्रांग होता। अच्छा, अब देखें इसकी लेंथ ले लेते हैं जी 4 मीटर, और इसकी लेंथ ले लेते हैं 3 मीटर। इस तरह कर लिया हमने। अब इसमें आप नोट करते चले जाएं कि ये ऐसे, इसको हमने इसकी शेप बनाई यूं करके, फिर 1 2 3 यूं कर लिया, और इसमें क्या है, ये 1 2 यूं 3 कर लिया। इस तरह से इसका 1 मीटर स्क्वायर बना दो, ठीक है। अच्छा जी, अब आप ये चीज देखें कि फर्ज करें हम कहते हैं कि ये मैग्नेट ऐसा है कि इसके 1 मीटर स्क्वायर में से 5 लाइंस निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं? 5 लाइंस निकल रही हैं। तो हम कहेंगे कि इसकी जो बी है वो 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, या 5 टेस्ला है, ठीक है। और इसमें से हम कहते हैं कि इसके 1 मीटर स्क्वायर में, ये लेंथ इसकी 1 मीटर है और ये लेंथ भी इसकी 1 मीटर है। ये जो इसका एरिया है ये 1 मीटर स्क्वायर, उसका भी जो ये वाला एरिया था ये 1 मीटर स्क्वायर था, क्योंकि ये लेंथ 1 मीटर थी और ये भी 1 मीटर। देखें ना, ये लेंथ 1 मीटर, ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो टोटल 3 मीटर हो गया। और ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो टोटल 2 मीटर हो गया। इसी तरीके से इसमें भी आ गई बात कि फर्ज करें कि इसमें से सिर्फ 3 मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड बाहर आ रही हैं। इसका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इसकी है 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, या 3 टेस्ला, ठीक। अब इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है, 6 मीटर स्क्वायर, और इसका जो टोटल एरिया है 4 इंटू 3 करें तो इसका एरिया है 12 मीटर स्क्वायर। अब आप ये 5 तो मैंने एक की बनाई, इसमें से 5 अलग होंगी, इसमें से 5 अलग, इसमें 5 अलग, इसमें 5 अलग, इसमें 5 अलग। तो टोटल जो फ्लक्स इसमें से बाहर आएगा वो क्या होगा, वो B इंटू ए होगा, और वो बनेगा जनाब 5 टेस्ला इंटू 6 मीटर स्क्वायर। ये बराबर होगा 30 टेस्ला मीटर स्क्वायर और 30 वेबर्स, ठीक है कि नहीं। इसका टोटल फ्लक्स क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और इसका फ्लक्स क्या होगा, इसमें देखें, इसका है B इंटू ए, इसका 3 वेबर पर मीटर स्क्वायर है, और टोटल एरिया कितना है 12 मीटर स्क्वायर, तो ये कितना बनता है 36 वेबर्स। अब आप ये कह सकते हैं कि इसका फ्लक्स ज्यादा है और इसका फ्लक्स कम है, क्योंकि इसका साइज छोटा है, इसका साइज बड़ा है, मगर इसकी फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है, इसकी फ्लक्स डेंसिटी कम है। ये एक स्ट्रॉन्गर मैग्नेट है और ये एक वीक मैग्नेट है। मैं इसको लिख देता हूं कि ये एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है। जिसकी बी ज्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, और ये उसकी निस्बत, वैसे तो 3 टेस्ला बड़ा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है, लेकिन ये उस मैग्नेट की निस्बत एक वीक मैग्नेट। इस तरह से आपको आइडिया हुआ कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को किस में मेजर किया जाता है। अब हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं, और वो हम मैग्नेटिक फ्लक्स से रिलेटेड अपनी गुफ्तगू आगे लेके जा रहे हैं, और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज। अच्छा जी, यहां पर ये बात याद रखें कि इस फार्मूले में जो ये B है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी। और एरिया कौन सा, एरिया वो है कि जब प्लेन ऑफ एरिया should be perpendicular to B, plane of area is perpendicular to B, ये इस तरह से है, ठीक है। आए हम अब इसको आगे समझते हैं। मैं आपको भी कंफ्यूज नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं एक बात आपको छोटी सी कह देता हूं कि इस फार्मूले में एरिया भी वेक्टर है। क्यों है वो मैं बाद में बताऊंगा, ये हमारा आज का एजेंडा नहीं है, ठीक है।
सिर्फ आपको पता होना चाहिए। इतना पता होना भी इसलिए काफी होता है, इतना पता होना भी इसलिए काफी होता है कि आपको आप कह सकते हैं, इतना पता इसलिए काफी होना चाहिए होता है कि किसी मल्टीपल चॉइस में अगर वो आपसे पूछें कि इस इक्वेशन में एरिया क्या है, तो वेक्टर है स्केलर, तो आपको पता हो वेक्टर है। कैसे वेक्टर है ये फिलहाल आज हमारा एजेंडा नहीं है, इसे हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो आए जनाब आगे चलते हैं और एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। ये वो न्यूमेरिकल हैं जो बहुत ज्यादा आए हैं, पूछे गए हैं, वो बात करें। इससे पहले मैंने आपको भी बता दिया थोड़ा सा कि 1 मिली टेस्ला जो है वो है 10 रेज टू पावर -3 टेस्ला, और 1 माइक्रो टेस्ला जो है वो है जी 10 रेज टू पावर -6 टेस्ला। हाँ, एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल हमारी अंडरस्टैंडिंग को मजीद बेहतर बनाएगा, ठीक है कि नहीं। और फर्ज करें कि ये एक मैग्नेट है, अच्छा जी। अब ये देखें, ये एक पाइप है, ये पाइप ऐसे है और ये पाइप यहां से यूं कटा हुआ, इस तरह का एक पाइप है, ठीक है कि नहीं। और ये पाइप इस तरह से पड़ा हुआ है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड सीधी इसमें से यूं गुजर कर आ रही है। ये जो इसका जो ये वाला रीजन है ये कहलाएगा अपर फेस, और ये अपर फेस जो है ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड के परपेंडिकुलर है। और जो दीवारें हैं, ये जो पाइप की वॉल्स हैं ये वाली, ये पैरेलल टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड आ रही है, ये पैरेलल, जाहिर है उसके साथ साथ पीछे आ रही है, ये पैरेलल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, ठीक है। और ये फेस थोड़ा तिरछा है, ठीक है कि नहीं। और अगर मैं इसको 2 डायमेंशन में बनाऊं तो ये नॉर्थ पोल यूं है, ये साउथ पोल यूं है, और ये पाइप इस तरह से है यूं। अब इस जो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है दो पोल्स के बीच में, उसकी वैल्यू इस न्यूमेरिकल में हमें जो दी हुई है वो दी हुई है जी के मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इज गिवन एज 400 मिली टेस्ला। हम किसी भी फार्मूले में मिली टेस्ला नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम इसको डायरेक्टली टेस्ला में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1000 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 टेस्ला आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि मैग्नेटिक फील्ड 4 टेस्ला है। ये जो पाइप है आपको दिया गया, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर, इसका रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि आप वो फ्लक्स बताएं जो इसके अपर फेस में से गुजर रहा है। तो आपने फार्मूला पढ़ा है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू बी टाइम्स ए। बी है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और ए क्या है जी एरिया। बी क्या है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और ए क्या है एरिया। तो 0.4 तो टेस्ला ये हो गया, और एरिया आपका हो गया पाई इंटू 3/100 होल स्क्वायर। आपको पता है सर्कल का एरिया क्या होता है, ये उसका रेडियस अगर हो तो पाई आर स्क्वायर होता है। और सर्कल का जो ये अपर फेस है वो ज़ाहिर है सर्कुलर है, तो उसकी जो वो अपर फेस है वो चूंकि एक सर्कुलर है, उसका रेडियस पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये उसका फ्लक्स आ गया। अब इसमें आप इसको फिर यूनिट्स के परस्पेक्टिव से अगर आप देखना चाहें तो ये बुनियादी तौर पर ये चीज़ जो थी ये थी वेबर पर मीटर स्क्वायर, और ये थी मीटर स्क्वायर। तो आपका आंसर किस में आया वेबर में। और ये अगर पूरी चीज़ टेस्ला में थी, ये मीटर स्क्वायर में थी, तो ये टेस्ला मीटर स्क्वायर, ये क्या है टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से फ्लक्स थ्रू द अपर फेस आ गया, ठीक है। अब आप मुझसे, उन्होंने क्वेश्चन आपसे पूछा है कि लोअर फेस में से फ्लक्स कितना जा रहा है। अब लोअर फेस का एरिया बेशक थोड़ा टेढ़ा है, मगर इसकी जो इफेक्टिवनेस है वो तो इसी एरिया के बराबर है ना, इस एरिया के बराबर है। जो फ्लक्स ऊपर वाले फेस से गुजर कर आया वही लोअर में से आया। जिस तरह एक पाइप है, फर्ज करें ये कोई पाइप है, उसका आखिर में मुंह इस तरह का कटा हुआ है, तो जितना पाइप में पानी इधर से गुजरेगा उतना ही पानी इस तरह से गुजरेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ज्यादा शेप को खूबसूरत बनाने की कोशिश करता हूँ। ये पाइप है, इसका आखिर में मुंह ऐसे कटा हुआ है, तिरछा कटा हुआ, लेकिन जितना पानी इधर से गुजर कर आएगा उतना ही पानी इधर से गुजरेगा। तो फ्लक्स थ्रू द लोअर फेस है
वो वही है जो ये फ्लक्स जो आपने यहाँ कैलकुलेट किया, इसका जो भी न्यूमेरिकल आंसर है वही फ्लक्स जो है वो लोअर फेस से भी है। और अगर वो क्वेश्चन करें जी फ्लक्स थ्रू द वॉल्स ऑफ द पाइप, तो आपको पता है कि वॉल्स ऑफ द पाइप में से तो कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा, उनके बीच में से तो गुजर रहा है लेकिन वॉल के थ्रू तो ही ना गुजर रहा, ठीक है ना। जिस तरह अगर तो फर्ज करें कि पानी जो है पाइप में जब यूं यूं फ्लो कर रहा होता है और अगर लीक ना कर रहा हो, वॉल्स में से ना गुजर रहा हो, तो हम कहेंगे कि इस पाइप के वॉल्स में से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो जीरो है। फ्लक्स पासिंग थ्रू द वॉल्स इज जीरो। ये थी जी इसकी कहानी जो इसमें मैंने आपको बतानी थी। आए अब हम एक और न्यूमेरिकल करते हैं। ये न्यूमेरिकल बड़ा मुश्किल है। ये न्यूमेरिकल जो बच्चा कर ले उसका फ्लक्स का कॉन्सेप्ट बड़ा परफेक्टली तैयार हो जाए। ये न्यूमेरिकल जो कर ले उसका फ्लक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा, अच्छा तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2। न्यूमेरिकल नंबर 2 जो है वो ये है। ये देखें, ये आपके पास इस तरह का एक शेप का चीज स्ट्रक्चर पड़ा हुआ है, प्रिज्म प्रिज्म की तरह का, ऐसे ये यूं प्रिज्म पड़ा हुआ, ठीक है ना। ये आप इसे कहते हैं ए, ये बी, ये सी, ये एच डी, ये ई, ये एफ, यूं प्रिज्म टाइप पड़ा हुआ है। इसमें ए बी की जो डायमेंशन है, इसमें ए बी की डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है, ए डी की डायमेंशन, ए बी की सॉरी 20 सेंटीमीटर है, ए डी की 10 सेंटीमीटर है, डी ई की 20 सेंटीमीटर है और सी ई की डायमेंशन जो है वो 28.28 सेंटीमीटर। और ऊपर से मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरह से ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है ना। ये यहां पर आप समझे नॉर्थ पोल है यूं करके, और यहां पर आप समझें कि ये साउथ पोल इस तरह से, ठीक है। और मैग्नेटिज्म फर्ज करें, ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जो है वो 1700 मिली टेस्ला है। कितनी है? 1700 मिली टेस्ला मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ रही। क्योंकि आप किसी भी फार्मूले में मिली टेस्ला इस्तेमाल नहीं करते, तो आप इसको 1.7 टेस्ला में 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये वन उसमें कन्वर्ट हो जाएगी 1000 में, ठीक है कि नहीं है। तो ये जनाब आपके पास इस तरह से यूं आ गया जनाब। अब हम ऐसा करते हैं, और एक बात याद रखें कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी से ये जो एरिया ए बी सी डी है ये परपेंडिकुलर है, यानी ये वाला एरिया परपेंडिकुलर है, ऊपर से बिल्कुल डायरेक्ट इस पे गिर रहा है। अगर आप इसको 2 डायमेंशनल व्यू देखें इसका, तो ये वेज इस तरह है, ये वेज इस तरह से यूं, ठीक है। इसकी ये लेंथ 20 है, इसकी ये लेंथ 20 है, इसकी ये लेंथ जो है वो 28.28 है, और ऐसे यूं बाहर उठा हुआ इसकी डायमेंशन 10 सेंटीमीटर है, यूं 10 सेंटीमीटर, सॉरी यूं 10, यूं भी 10 और यूं भी 10, यानी से 10 सेंटीमीटर यूं ऊपर उठा है। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी ऊपर से यूं है। अब आपसे वो कहते हैं, पहला क्वेश्चन ये है कि जी फ्लक्स थ्रू द एरिया ए बी सी डी निकालें। फ्लक्स थ्रू द एरिया ए बी सी डी निकालें तो वो कितना है? फ्लक्स थ्रू द एरिया ए बी सी डी, यहाँ छोटा सा मैं ए बी सी डी लिख देता हूँ। मेरा मकसद है कि मैं कहना चाहता हूँ कि वो फ्लक्स जो एरिया ए बी सी डी में से गुजरा है, तो बी टाइम्स ए, और बी क्या है? बी की वैल्यू बनती है जनाब 1.7 टेस्ला। एरिया किसके बराबर है? वो है जनाब इसकी लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दें। ए बी 20 है, ए डी 10 है, तो 20/100 इंटू 10/100। तो ये आपका आंसर किस में आ जाएगा? टेस्ला मीटर स्क्वायर में आ जाएगा या वेबर्स में आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहां तक आप फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी आ गया। अब जो फ्लक्स ए बी सी डी में से गुजरा है, उसके बाद वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इस एरिया में से कितना फ्लक्स गुजरा है, ई एफ बी सी में से, ये वाला जो ब्लू एरिया जो कि एक्चुअली यहां पर, जब जो फ्लक्स इस रीजन में से गुजर कर एंटर हुआ और यूं गुजर रहा है, आप देखें कि ये एरिया जो है, बेशक एरिया बहुत ज्यादा है लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस इसी एरिया जैसी है। तो जितना फ्लक्स
इसमें से गुजरा है वही इसी में से आगे जाकर निकल रहा है यूं सीधा। तो फ्लक्स थ्रू BCEF, फ्लक्स थ्रू BCEF जो है, देखिए इसमें पॉइंट बी जो है वो पॉइंट बी भी है और ये बी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी है, तो इन्हें कंफ्यूज नहीं करना आपका। तो वो भी वही होगा, सेम एज फ्लक्स थ्रू ABCD, ठीक है कि नहीं। अब यहां से उसके बाद आगे चलते हैं। अब आ जाता जी फ्लक्स थ्रू ADEF, फ्लक्स थ्रू ADEF। अब मैग्नेटिक लाइन से फील्ड यूं गुजर रही हैं, इसके अंदर से तो कुछ भी नहीं गुजर रहा, क्योंकि पैरेलल जो है, जिस तरह छत से पानी टपक रहा हो तो दीवारों में से तो नहीं ना गुजर रहा होता, छत से पानी गिर के सीधा फर्श पे गिर रहा होता है, दीवारों के पैरेलल गिर रहा है, दीवारों के थ्रू तो नहीं गिर रहा। तो फ्लक्स थ्रू ADEF जीरो होगा। तो फ्लक्स थ्रू ADEF जो है वो जीरो होगा। और इधर से मैं यही लिख देता हूं, फ्लक्स थ्रू ABF जो ट्रायंगुलर फेस है उसका, ये वाला जो फेस है इस तरफ वाला, उसमें से भी जीरो फ्लक्स गुजर रहा है, जीरो फ्लक्स। और फ्लक्स थ्रू DCE वो भी जीरो, ठीक है कि नहीं, क्योंकि जो भी सरफेस मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के पैरेलल है उसमें से कोई फ्लक्स नहीं गुजर रहा, सिर्फ उस एरिया में से मैक्सिमम फ्लक्स गुजरता है जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के परपेंडिकुलर, जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के क्या है, परपेंडिकुलर है। यहां से मैं जो हूं ना वो एक आपके सामने एक चीज रखना चाहता हूं, वो अगर इसको समझ लें तो इट्स अ वंडरफुल थिंग, आपका काफी ये स्ट्रॉन्ग मामला हो जाएगा। वो क्या है जी, व्हाट इज दैट थिंग, वो देख लेते हैं। ये फर्ज करें ये इस तरह से एक क्यूब है, यूं, ये यूं क्यूब पड़ा, ठीक है। अब ये ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी आ रही है, इसका असल नाम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कहना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं कहना चाहिए। अच्छा जी, अब आप ये बी, और मैं इस शीट को देखें, ये देखें, ये जो डायगोनल एरिया है, इस एरिया को देखें जरा। मैं कहता हूं जी कि इस एरिया को अगर मैं कैपिटल ए से डिनोट करूं तो मैं कहता हूं जी कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। क्वेश्चन ये है कि कैलकुलेट या फाइंड एन एक्सप्रेशन। कैलकुलेट तो हम इसलिए नहीं कर सकते कि बी की न्यूमेरिकल वैल्यू हमें पता नहीं, हमें एरिया की भी नहीं पता, तो हम कैलकुलेट का लफ्ज नहीं कहते, हम कहेंगे फाइंड एन एक्सप्रेशन या फार्मूला या मैथमेटिकल रिलेशनशिप फॉर फ्लक्स। कौन सा फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एरिया ए, ठीक है। अच्छा, अब इसको जरा मैं आपके सामने ऐसे करके साइड से देखते हैं कि 2 डायमेंशन में देखें तो ये एरिया ऐसे पड़ा हुआ है, ये एरिया कैसे पड़ा हुआ है, इस तरह से पड़ा हुआ है, और मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस कैसे आ रही हैं, यूं आ रही, यूं आ रही। इस एरिया ए को आप यूं समझिए, जो शीट आप उठे यूं समझे, यूं पड़ा हुआ एरिया, ऐसे एरिया पड़ा हुआ, इस तरह से पड़ा हुआ, ठीक है, जो ये है। लेकिन इस एरिया की जो इफेक्टिवनेस है, ज़ाहिर हमने कहा था फार्मूले में जो एरिया इस्तेमाल होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो वो तो ये वाला एरिया हुआ ना जी, ये वाला एरिया, ठीक है। अगर ये एरिया ए है और ये एंगल अगर फर्ज करें कि थीटा है और ये वाला एंगल हम कह लेते हैं बीटा है, या चलें इसे थीटा 1 कह लें, इसे थीटा 2 कह लें, तो अगर आप देखें तो ये एरिया है, इस थीटा 1 के परस्पेक्टिव से ये बनता है ए कॉज ऑफ थीटा 1, क्योंकि ज़ाहिर थीटा 1 के करीब है तो कॉज, और थीटा 2 के परस्पेक्टिव से ये वाला एरिया बनता है ए साइन थीटा 2। तो इसमें से जो फ्लक्स गुजरेगा, इसमें से जो फ्लक्स गुजरेगा वो गुजरेगा बी ए कॉज ऑफ थीटा 1 और बी ए साइन ऑफ थीटा 1। आप कहेंगे सर आपने थीटा 2, सॉरी, आप कहेंगे आपने साइन और कॉज को भी क्यों बीच में लेकर आए, मैं जानबूझ के साइन और कॉज को इकट्ठा बीच में लेकर आया हूं
मैं कहना ये चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद बच्चे ना फार्मूले रट लेते हैं जी, बी ए साइन थीटा, बी ए साइन थीटा या बी ए कॉस थीटा फार्मूला रट लेना कोई कमाल नहीं है। उन्हें ये बात पता होना चाहिए कि मैंने वो वाला एरिया इस्तेमाल करना है जो फ्लक्स डेंसिटी के परपेंडिकुलर है, और अगर मुझे ये वाला एंगल पता है तो फिर ये वाला एरिया कॉस थीटा से आएगा, और अगर मुझे ये वाला एरिया पता है तो फिर ये साइन थीटा से आएगा। तो एरिया वो इस्तेमाल करना है जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के परपेंडिकुलर है। अब यहां से जो बात मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, ये कैम्ब्रिज के कोर्स में नहीं है, ये एफएससी के कोर्स में है और आगे यूनिवर्सिटी के कोर्स में है। वो बताऊं, वो पूछे वो क्या है? वो ये है कि साइंटिस्ट अपनी कन्वीनियंस के लिए किसी स्केलर चीज को वेक्टराइज कर देते हैं। अभी देखें ये चीज है, फर्ज करें इस मोबाइल की ये फ्रंट स्क्रीन एक एरिया है, तो वो इस एरिया का ये डायरेक्शन बना लेते हैं, एरिया को वेक्टराइज कर लिया, इस एरिया को क्या कर लिया, वेक्टराइज कर लिया, और परपेंडिकुलर टू द एरिया उसकी डायरेक्शन डिक्लेयर कर दी। अब उसका फायदा क्या हुआ? उसका फायदा ये हुआ कि वो कहते हैं जी कि ये इसका एरिया है, एरिया का वेक्टर ये है, वो कहते हैं एरिया का वेक्टर ये जो ये एरिया था, ये देखें ये वाला जो एरिया है, इसका जो वेक्टर है वो यूं उसके परपेंडिकुलर यूं बना दिया उन्होंने, ठीक है कि नहीं? अब क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी तो यूं आ रही है, ऐसे थोड़ा यूं आई जा रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यूं है, और ये एरिया का वेक्टर है। वो ये कहते हैं, अगर आप ज्योमेट्री थोड़ी सी नोट करें, अगर आप थोड़ी सी ज्योमेट्री नोट करें, तो ये एंगल जो है ना, इसको आप पीछे ले जाएं, इसको भी पीछे ले जाएं, थोड़ा वर्क करें, ये θ1 है, ये 90 माइनस θ1 है, अगर ये 90 माइनस θ1 है तो फिर ये भी 90 माइनस θ1 होगा ये, और ये फिर θ1 होगा। अब ये θ1 है, तो आपने पढ़ा है कि θ1 अगर है तो cos θ होगा। तो हम फ्लक्स को डिफाइन इस तरह करते हैं कि बी बी वेक्टर, एरिया बी वेक्टर, और हम कहते हैं कि बी ए cos θ1। cos θ मीन्स एरिया का वो कंपोनेंट जो फ्लक्स डेंसिटी के परपेंडिकुलर है। ये चीज़ है जनाब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन, ये इस तरह से हमने डिफाइन किया है। ये चीज़ अगर आपको समझ नहीं आई कोई बात नहीं, एफएससी में इस्तेमाल होती है ये, और साथ ही इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस टेस्ट हैं उसमें इस्तेमाल होगी। आगे चलते हैं, इसको हम इतना ही ज़्यादा इस पर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। अब वापस हम कैम्ब्रिज की तरफ आ रहे हैं, हमारा अब ज़्यादा मसला नहीं रह गया, थोड़ी सी बात रह गई है, और उसके साथ ही हमारा ये चैप्टर जो है ये ख़त्म हो जाएगा। इस चैप्टर का नाम था मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ठीक है जी। अब ये चीज़ देखें, ये एक मैग्नेट, काफ़ी बड़ा मैग्नेट, ये एक उसका साउथ पोल यूं, ठीक है। अब यहां से एक रेक्टेंगुलर फ्रेम यूं मूव करता हुआ यूं गुजर गया है। क्या है ये? एक रेक्टेंगुलर फ्रेम यहां से मूव करता हुआ यूं गुजर गया है और पूरे मैग्नेटिक फील्ड में से गुजर गया। जब ये फ्रेम मुकम्मल तौर पर इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर था तो इसमें से काफ़ी मैग्नेटिक फ्लक्स गुजर रहा था, और फिर जब ये बाहर निकलने लगा तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करता रहा, इवेंचुअली ज़ीरो हो गया। इसी डायग्राम को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं और आपके सामने इस तरह से बनाता हूं। ये देखें, ये है जी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द वाइट पेपर, या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इनटू द वाइट पेपर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फील्ड यूं अंदर की तरफ जा रही है। ठीक, कैसे अंदर की तरफ जा रही है? ये देखें, अगर ये आपके पास मैग्नेट यूं है और यहाँ आपने यूं, आप साउथ पोल है, साउथ पोल आपका ये, और ये पीस ऑफ पेपर है, और आपकी आई इधर है, आप यहाँ से देख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पेपर के परपेंडिकुलर हैं और पेपर के अंदर से गुजर कर नीचे जा रही है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप समझें कि नॉर्थ पोल इस तरह से पड़ा हुआ है इसके ऊपर यूं, उस तरफ उसका फेस है, और पेपर के नीचे साउथ पोल है, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड जो है यूं ऐसे एंटर हो रही है। या यूं कह लें कि ये अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये पेपर यूं पड़ा हुआ है, और ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड यूं पेपर को स्ट्राइक करती हैं और अंदर चली जाती हैं, और आपकी आई नॉर्थ पोल वाली साइड पर है, ठीक है कि नहीं? या यूं समझ लें कि आप जैसे ऊपर से इसको झांक के देखें
तो आपके मुंह से नॉर्थ पोल मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड निकलें, वो पेपर के अंदर से गुजरती हुई नीचे साउथ पोल के पास चली जाए। बाज़ का मैं इसको लिखा करता था बी इन टू द वाइट पेपर, बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मुझे एक बच्चा कहता सर ये बेंटो कौन है जो आप लिखते हैं बेंटो द वाइट पेपर। मैंने कहा यार मैं बेंटो नहीं लिखता, बी इन टू द वाइट पेपर से मुराद ये कि मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इन टू द वाइट पेपर है। अब वो फ्रेम यहाँ पर है, जब तक वो फ्रेम यहाँ है वो यूं फ्रेम गुजरता हुआ यूं चला गया। अब जब तक वो फ्रेम यहाँ है उसमें से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं गुजर रहा, मगर वही जब फ्रेम ऐसे एंटर होता है तो ये उसमें इतना मैग्नेटिक फ्लक्स गुजरना शुरू होता है। जब वो फ्रेम मुकम्मल तौर पर इसके अंदर आया तो उसमें मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा है। जब वो फ्रेम ऐसे आता है तो उसमें से फ्लक्स यूं गुजरता है। तो उसका जो फ्लक्स टाइम ग्राफ होगा वो इस तरह का होगा कि जब वो फ्रेम अंदर नहीं था मैग्नेटिक फील्ड के तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जीरो थी, लिंकिंग द फ्रेम। अब जो ही वो फ्रेम एंटर हुआ उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ना शुरू हुई। जब वो फ्रेम पूरा अंदर आ गया तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगी, और जब तक वो फ्रेम पूरा अंदर यूं ऐसे मूव करता रहा मैग्नेटिक फ्लक्स उसमें मैक्सिमम रहा। जब उसने बाहर निकलना शुरू किया तो वही फ्लक्स जीरो हो गया। तो ये आपसे पेपर में पूछा जा सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकिंग द रेक्टेंगुलर फ्रेम which passes the magnet at 90 डिग्री। ये बात करने के बाद हम अगली बात करेंगे, अगली जो हमारे पॉइंट है वो क्या है, वो ये चीज देखें कि ये देखें ये एक नॉर्थ पोल, ये इस तरह से है, ये साउथ पोल है यूं। अब ये कॉयल यूं पड़ी हुई है इस तरह से, ये यूं कॉयल पड़ी हुई है इस तरह से। अब ये कॉयल जब तक इस तरह से पड़ी हुई है, मैं एक मिनट बेटा मैं इसका स्विच बैटरी का ठीक कर दूं। गालिबन बिजली चली गई है, नहीं चलेगी नहीं, स्विच लग गया दोबारा। अच्छा जी, अब ये चीज देखें कि ये फ्रेम ऐसा, ये कॉयल का फ्रेम है, इस वक्त इसकी हालत ये है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और फ्रेम ऐसे पड़ा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके ऊपर से गुजर रही हैं, इसके नीचे से गुजर रही हैं, इससे यूं स्ट्राइक करें लेकिन इसके थ्रू कोई नहीं गुजर रही। इस हालत में मैग्नेटिक फ्लक्स इस कॉयल में जीरो है, ठीक है कि नहीं। तो हम इसको यूं शो कर देते हैं, जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स इस वक्त इधर है, यहां फ्लक्स ले लेते हैं। जब ये कॉयल घूमती ऐसे हो जाती है, ये देखें ऐसे ऐसे इस तरह हो जाती है, यानी मीन्स के ये फर्ज करें फेस ऑफ नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है पूरा, और ये कॉयल, ये प्लेन ऑफ द कॉयल था। ये कॉयल इस वक्त इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है, जब ये यूं होती है तो मैक्सिमम फ्लक्स अब इसके अंदर से गुजर रहा है। तो अगर इधर नॉर्थ पोल है समझे इस तरफ को साउथ पोल है यूं, ठीक है कि नहीं। तो ये यूं है, इस तरह से अब मैक्सिमम फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है। तो जब ये कॉयल यूं होगी तो अब इसमें से मैक्सिमम फ्लक्स गुजर रहा है। इसको 3D में अगर दिखाने की कोशिश करें तो ये अब इस हालत में है, यूं। अब मैक्सिमम फ्लक्स इसमें से गुजर रहा है। तो जब इसने 90 डिग्री रोटेट किया तो फ्लक्स इसमें मैक्सिमम हो गया, ठीक है कि नहीं। अच्छा, जब ये कॉयल यहां से यूं मैक्सिमम फ्लक्स हुआ, फिर यूं रोटेट करके इधर आई, तो फिर दोबारा इसमें फ्लक्स जीरो हो गया, ये यूं आ गई, ऐसे दोबारा ऐसे हो गई, यानी पहले ऐसे थी, वहां से रोटेट करके यूं हुई, और फिर दोबारा इस तरह आ गई, तो फ्लक्स रिड्यूस करके 180 डिग्री पे फिर जीरो हो जाएगी। और जब ये कॉयल यूं है, फ्लक्स इधर से हथेली की तरफ से जा रहा है तो मैक्सिमम है। जब ये कॉयल यूं रोटेट करके इधर आएगी, अब हाथ के पुष्ट से एंटर हो रहा है, इधर से निकल रहा है, तो इधर से फ्लक्स जाए और इधर से निकले तो पॉजिटिव, और इधर से जाए और इधर से निकले तो नेगेटिव। देखें अभी फ्लक्स जीरो, ये फ्लक्स मैक्सिमम, ये फ्लक्स जीरो, फिर ये फ्लक्स मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन। उसको यूं शो करेंगे आप, यूं 270 डिग्री पे, और उसके बाद फिर ये यूं आ जाता है और ये फ्लक्स यहां पर आकर जीरो हो जाएगा फुल रोटेशन में। तो जब कॉयल रोटेट करेगी तो उसमें फ्लक्स मैक्सिमम जीरो, मैक्सिमम, मिनिमम, मैक्सिमम होता रहेगा। आखिरी क्वेश्चन मैं कराऊंगा और उसके साथ ही हम, ये हमारा जो टॉपिक है ये वाला ये खत्म होगा। आखिरी क्वेश्चन रहता है इसमें, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। वो ये है, आखिरी जो क्वेश्चन बात करने वाला हूं वो देखें,
ये एक आपके पास मैग्नेट, ये इस तरह कर लें इसको, ये यूं मैग्नेट, ठीक है कि नहीं। अब ये मैग्नेट जो है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और यहां से ये इसका पिवट है, यूं इस तरह घूम रहा है। आप इमेजिन करें कि इस एक्सिस के गिर्द घूम, अगर इस एक्सिस के गिर्द घूमेगा तो मैग्नेट कैसे घूमेगा, वो फिर ऐसे भी तो होगा, कभी ऐसे हो जाएगा जब वो इसके गिर्द रोटेट करेगा। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, इस तरह से ये रोटेट करेगा इसके गिर्द। तो आए जरा हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और वो देखते हैं। ये देखें जरा, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये पॉइंट है जिसके गिर्द मैग्नेट रोटेट कर रहा है। तो ये आप एक फ्रेम है, कॉइल है जो यूं पड़ी हुई है। इस वक्त इस हालत में फर्ज करें यहां से ये ए बी पिवट है, जिसके ए बी एक्सिस है जिसके गिर्द इस मैग्नेट ने रोटेट किया। अगर आप थोड़ा सा, मैं इसको आपको हाथ से डेमो देने की कोशिश करूं तो आप इस तरह समझें कि ये मैग्नेट ऐसे है, ये मेरी उंगलियों को समझे नॉर्थ पोल है, और मेरे अंगूठे को समझे साउथ पोल है, और ये जो पोर्शन है ना इसको समझें ये वाली चीज है। ये मैग्नेट यूं यूं गोल घूम रहा है ऐसे ऐसे। अब वो फ्रेम कॉइल जो है वो यूं पड़ी हुई है, तो ये मैग्नेट यूं घूम रहा है। अभी इसमें फ्लक्स मैक्सिमम गुजरा, इस हालत में जीरो, फिर इस हालत में नेगेटिव मैक्सिमम, और फिर यूं फुल घूमेगा तो फिर जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। इसमें इस वक्त फ्लक्स मैक्सिमम है, जब ये 90 डिग्री रोटेट करेगा तो जीरो हो जाएगा, फिर जब 180 डिग्री रोटेट करेगा तो मैक्सिमम इन अपोजिट डायरेक्शन, फिर 90 डिग्री और रोटेट करेगा तो जीरो, और फिर फुल 360 पे यूं आ जाएगा, ये हो जाएगा। ये 180 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, और ये 270 डिग्री, इस तरह से ये यूं फ्लक्स है। और ये यहाँ पर टाइम ले लें आप, बेशक ये एंगल रोटेटेड ले लें। और मजे की आखिरी बात, अगर यहां से ये इसका हो, फर्ज करें पिवट ऑफ रोटेशन CD पर रोटेट करें, तो फिर तो ये इस तरह घूमेगा ना कि यहां से ऐसे हो जाएगा, यूं इस तरह चला जाएगा। यानी फर्ज करें ये यूं था, यहां से यूं हो गया, हट गया, हट के दूसरी तरफ चला गया। यानी अगर CD पे रोटेट कर रहा है तो बड़ी थोड़ी देर में ये कॉइल को छोड़ देगा, हट जाएगा कॉइल से। अगर कॉइल रिजिड है और रुकी हुई है, फिर अंडर दैट सर्कमस्टांसेस कॉइल का जो फ्लक्स टाइम ग्राफ है वो यूं बनेगा। ये मैं अपनी तरफ से खुदा की कसम नहीं पढ़ा रहा, ये कैम्ब्रिज के पुराने पेपरों में ये चीजें आई हुई हैं। वो जमाना जब कैम्ब्रिज भी पैसे कमाने के बजाय नॉलेज की तरफ जाया करता था। तो ये यूं इस तरह से, और फिर अगले चक्कर में यूं करके यूं ऐसे, तो ये चीज चलती, ये जनाब फ्लक्स थ्रू था। और बस आखिरी बात, आपके सब्र का मैं ज्यादा इम्तहान नहीं लूंगा, वो ये है कि एक ये टर्न है किसी कॉइल का, इस कॉइल का एरिया A है, और इसमें से फ्लक्स गुजर रहा है, यहाँ ऐसे B आ रही है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो इस टर्न में से जो फ्लक्स गुजर रहा है वो है जी BA। ठीक है, अगर इस कॉइल का एक अगला टर्न भी है, हर टर्न में से फ्लक्स का गुजरना इंपॉर्टेंट है, हर टर्न में से फ्लक्स गुजरना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर एक कॉइल के n टर्न्स हैं, अगर एक कॉइल के n टर्न्स हैं, तो हर एक में से मैग्नेटिक फील्ड के गुजरने की एक इंपॉर्टेंस है, और वो बाद में आपको उसका इम्पैक्ट क्लियर होगा, क्योंकि हर टर्न में मैग्नेटिक फील्ड अलग-अलग अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो टोटल फ्लक्स लिंकेज जो इसमें होगी वो ये होगी, NBA, यानी BA फ्लक्स है और n टर्म से गुजरता है तो n टाइम्स उसका इफेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसे कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। और ये चीज आपको ज्यादा यूजफुल होगी जब आप मोटर पढ़ेंगे, जनरेटर पढ़ेंगे, या ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। अभी इसमें इस वक्त इसकी इंपॉर्टेंस आपको इतनी सही समझ नहीं आएगी। सिलेबस में एक लाइन लिखी हुई है, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, वो आपने पूछें क्या करना है, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की डेफिनेशन आ जाए
आपने ये इस तरह से लिख देनी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल into magnetic flux density into area, perpendicular area of the coil. ये यहां पर बेटा मेरा आज का टॉपिक एंड होता है। मैं ये जो पेजेस मैंने लिखे हैं ये मैं आपको इसकी तस्वीर भेजूंगा। ये कहने को थोड़ा बोरिंग लेक्चर था, बड़ा डिटेल था, लेकिन अगर आप इसे समझ लें और इसे सीख लें तो आप यकीन करें कि आपकी जो जिंदगी है वो खासी आसान हो जाएगी। एटलीस्ट फिजिक्स की दुनिया में, फिजिक्स की दुनिया में आपकी जिंदगी काफी आसान हो जाएगी। यहाँ पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। वो स्टॉप रिकॉर्डिंग।